जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। प्रति महीने हम आपके लिए आपका जो भविष्य फल है, जो राशि फल है, वो लेकर के आते हैं और फिर मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। फरवरी का माह किस प्रकार आपके लिए रहेगा और क्या परिस्थितियां आपके साथ होंगी, ग्रहों की परिस्थिति क्या रहेगी, आइए इन सभी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो क्या होने वाला है, हम बात करेंगे जो हमारे मेष राशि के प्यारे भाई बहन हैं, बिना विलंब किए हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि के लिए जैसा कि आपके जो गोचर की परिस्थितियां रहेंगी, दूसरे भाव में फरवरी में आपके राहु गोचर करेंगे। दशम भाव के अंतर्गत यानी स्टार्टिंग में मकर में जो गोचर रहेगा वो सूर्य का रहेगा और मकर में ही गोचर रहेगा बुध का। 9th हाउस के अंतर्गत शुक्र और मंगल स्टार्टिंग में गोचर करेंगे। बृहस्पति 11वें भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में केतु का गोचर रहने वाला है। और उसके साथ अगर देखा जाए, हम देखें तो 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी आपके 11वें भाव में पहुंच जाएंगे। 26 फरवरी को मंगल मकर में पहुंच जाएंगे आपके 10वें भाव में, और 27 फरवरी को शुक्र आपके 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि ये जो परिवर्तन है वो आपके लिए कौन सा परिवर्तन लेकर के आ रहा है, आपके लिए क्या परिस्थितियां होने वाली है। लग्न अपने राशि स्वामी का सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से लेकर के हम बात करेंगे। राशि स्वामी आपके 9th हाउस में मंगल के साथ गोचर करेंगे। ये परिस्थितियां निश्चित रूप से धार्मिक यात्रा को कराने वाली होंगी, भाग्य में वृद्धि प्रदान करने वाली होंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये माह बेहतर रहेगा। लेकिन एक बात और आपको बहुत सचेत करना चाहूंगा, लग्नेश का शुक्र के साथ और वो भी सप्तमेश के साथ जो संयोग होने वाला है, वैसे ही मंगल शुक्र का संयोग बहुत बेहतरीन नहीं माना जाता है। खास करके शुक्र के साथ सप्तमेश भी होकर के जो संयोग बनेगा वो आपके द्वारा कोई ऐसी गलती कराने के लिए आपको प्रेरित करेगा, आपको अंदर ऐसी चीजें लेकर के आएगा जिस कारण से आने वाले समय में आपकी एक बहुत बड़ी बदनामी या किसी उल्टे सीधे मामले में फंसने का संयोग हो सकता है। तो कृपया अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हुए समझदारी के साथ समय व्यतीत करें। जब मुश्किल समय हो तो निश्चित रूप से हमें सोच समझ करके समय को व्यतीत करना चाहिए। उसके साथ हम आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के बात करेंगे। आर्थिक परिस्थिति को लेकर के ये माह निश्चित रूप से आपका बेहतर रहेगा, कंडीशन आपके लिए अच्छी रहेगी। घर में मांगलिक कार्य इत्यादि के आयोजन का जो शुभ संकेत है वो निश्चित रूप से आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। कार्य को लेकर के प्रादेशिक यात्राओं का जो संयोग रहेगा वो इस माह आपके लिए बहुत अधिक रहेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस महीने आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने को लेकर के परिस्थितियां इस माह आपके लिए बेहतर नजर नहीं आ रही हैं। यहां पर बाकी अगर कार्य क्षेत्र को लेकर के देखा जाए, क्योंकि दशम भाव में बुध का गोचर रहेगा, दशम भाव में जो बुध का गोचर आपके लिए आपका रहने वाला है, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल संकेत लेकर के आ रहा है। इस माह कुछ रुकी हुई जो डील्स हैं, जो प्रॉपर्टी की या किसी भी कार्य के जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें जो डील्स हैं जो रुकी हुई हैं, उनका निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। उस कार्य में आपको निश्चित ही एक अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। पर साथ में ये चिंता रहेगी कि अभी तक जो जीवन में हम प्राप्त करना चाहते थे, जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे थे, उस प्रकार से जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाया है, इस प्रकार का विचार रहेगा। 26 तारीख को जब मंगल जो कि राशि स्वामी हैं मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, तो फिर 26 तारीख के बाद आपका कार्य के प्रति एक स्पीड से झुकाव बढ़ेगा, बड़ा अलग प्रकार का झुकाव बढ़ेगा और कार्य में आप बहुत मेहनत करेंगे। मेहनत करने से एक अच्छा रिजल्ट आपको कार्य के प्रति जरूर मिलेगा। लेकिन क्योंकि शनि मंगल साथ में हो जाएंगे और शनि मंगल जब भी 10th हाउस के अंतर्गत एक साथ होते हैं तो हमें दुस्साहसी बना देते हैं कार्य के प्रति, और दुस्साहसी बनने के बाद हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं काम में जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। शास्त्र ने बहुत स्पष्ट कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो किसी भी कार्य को बिना सोचे विचारे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सोच करके, विचार करके, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छा डिसीजन लेकर के, लोगों से सलाह लेकर के यदि कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। दशम भाव में उच्चस्थ मंगल आपको बहुत सारे कार्य के नए नए अवसर प्राप्त कराएगा। आपके नए अच्छे खासे लोगों से संपर्क बनेंगे। ये परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होगी। पंचम भाव के स्वामी सूर्य का और उसके साथ पंचम भाव के स्वामी सूर्य का और लग्न के स्वामी मंगल का जो संयोग दशम भाव में होने वाला है, आपकी बुद्धि को तीव्र गति से काम कराने वाला होगा। बच्चों की नौकरी इत्यादि नहीं लग रही है तो वो लगने की संभावना बनेगी, और उसके साथ साथ प्रेम संबंध निश्चित रूप से बनेगा।
साथ में सप्तम भाव के स्वामी जो शुक्र है उनका भी परिवर्तन 27 तारीख को हो जाएगा। तो यदि प्रेम को कन्वर्ट करना चाहते हैं विवाह में, मैरिज में, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपके लिए अनुकूल समय होगा जो फरवरी का अंत का समय है। तो ये परिस्थितियां परमात्मा आपके लिए अच्छी लेकर के आए, यही शुभकामनाएं सदैव हमारी आपके साथ रहती हैं। अन्य यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आचार्य राज मिश्रा और बात करेंगे आज हमारे वृष राशि के जो प्यारे भाई बहन हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा जो फरवरी का महीना है, उसमें क्या परिस्थितियां रहने वाली। तो आइए सबसे पहले गोचर पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं, देन बाकी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग समय अगर हम गोचर की बात करें तो राशि स्वामी अष्टम भाव के अंतर्गत मंगल के साथ गोचर करेंगे। आपके जो राशि स्वामी रहेंगे धनु राशि में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में मंगल के साथ उनका गोचर रहने वाला है। 9th हाउस के अंतर्गत शनि, बुध और सूर्य इनका गोचर रहेगा और उसके साथ केतु का गोचर 7th हाउस में, राहु का गोचर आपकी खुद की राशि में। तो इस प्रकार जो ग्रहों का टोटल संयोग आपके साथ रहने वाला है। अब आइए सबसे पहले जैसा कि हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, उस पर बात कर लेंगे, फिर बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि राशि स्वामी का गोचर 8th हाउस में रहेगा, 8th हाउस में इनका गोचर होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर के आपकी समस्याएं फरवरी माह में आपको देखने को मिलेंगी। मानसिक अशांति बहुत ज्यादा रहेगी, बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होंगी, भाग दौड़ अत्यधिक रहेगा और चोट इत्यादि लगने का संयोग या स्वास्थ्य अचानक खराब होने का संयोग, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ अगर देखा जाए तो वो बनी रहेंगी। आपका जो 27 तारीख तक शुक्र जो है वो धनु राशि में गोचर करने वाले हैं, तो 27 तारीख तक इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ बनी रहेगी। 27 के बाद जाकर के निश्चित रूप से परिस्थितियों में आपके सुधार आने का जो संयोग है वो बनेगा। कुछ शत्रु आपको फंसाने का प्रयास करेंगे, एलिगेशन लगाने का प्रयास करेंगे और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे। तो ये परिस्थिति आपके साथ लगती हुई दिख रही है। आइए बाकी चीज़ों पर भी बात करते हैं और बात करेंगे स्पेशली एजुकेशन को लेकर के। बहुत सारे लोग हैं जो धन और एजुकेशन दो परिस्थितियों को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो अगर हम एजुकेशन को लेकर के, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जिन बच्चों का प्रेम संबंध इत्यादि है, उनके संबंध की अगर हम बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि आपके जो पंचम भाव के स्वामी बुध हैं वो 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे और सूर्य के साथ जाकर के गोचर करेंगे, शनि के साथ जाकर के गोचर करेंगे। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत निश्चित रूप से आपका एजुकेशन में, पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगेगा और इस माह यदि कोई पेपर इत्यादि है तो उसमें आपको आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ निश्चित रूप से नजर आ रहा है। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने इस महीने जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए लाभप्रद होगा। प्रॉपर्टी लेने का संयोग भी इस माह निश्चित रूप से आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। इंटरव्यू इत्यादि में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। पर आगे चलें तो हमें ध्यान देना होता है कि जीवन साथी के साथ, स्पेशली घर में शांति हो तो आदमी जीवन में बहुत तरक्की करता है, लेकिन यदि घर में शांति ना हो तो ऐसी परिस्थिति में बहुत मेहनत भी करें तो आपका उसमें मन नहीं लगता है और कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आखिर क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो मंगल है वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे और ये उनका गोचर रहने वाला है 26 तारीख तक। तो सप्तमेश का अष्टम में जाकर के गोचर करना इस चीज को दर्शाता है जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य में निरंतर दिक्कत, इस प्रकार की परिस्थितियां रहने वाली हैं। जो महिलाएं हैं स्पेशली कमर से नीचे कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगी, जो महिला संबंधी रोग होते हैं वो परेशानियां उत्पन्न करेंगी और उसको लेकर के आप लोग कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन पर स्पेशली इस महीने के अंत तक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य, जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर के बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये दो परिस्थितियां आपके साथ निश्चित रूप से जो प्रतिकूल होती हुई दिख रही हैं वो उस पर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया है। आखिर हम बात करें कार्य क्षेत्र को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के हम बात करें, हाँ भागदौड़ जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ
पद, जिन लोगों के प्रमोशन इत्यादि रुके हुए हैं, उनको प्रमोशन इत्यादि मिलने की संभावना है। और उसके साथ अगर देखा जाए कि कार्य वगैरह चेंज करने की यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो कार्य वगैरह चेंज होने का भी जो संभावना है वो आपकी राशि के अंतर्गत बन रहा है। आप जानते हैं एक राशि के अंतर्गत बहुत कुछ होता है जिसको लिया जा सकता है, लेकिन सारी चीजें लेना पॉसिबल नहीं होता है। हम प्रयास करते हैं कि छोटे शब्दों में आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास करें। यदि कोई जानकारी आपके मन में रह गई है, अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, प्लीज आप उस पर कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, ध्यान रखिए, और शेयर करते रहें ताकि लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचे। चलिए इस कार्यक्रम को यहां पर विराम देते हैं, नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बात करेंगे जो हमारे मिथुन राशि के जातक जातिका हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होने वाला है जो फरवरी 2022 है, क्या परिस्थितियां रहने वाली है, क्या उपाय है, किस प्रकार इसको सुंदर बनाया जा सकता है, वो सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। इस माह में आपके जो राशि स्वामी का गोचर रहने वाला है वो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। शनि भी गोचर करेंगे, सूर्य भी गोचर करेंगे और बुध भी। 3 प्लैनेट अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मंगल और शनि सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, केतु छठे भाव में और राहु द्वादश भाव में, बृहस्पति 9th हाउस के अंतर्गत। ये परिस्थिति आपके लिए रहेगी। अब अगर इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग देखें कि फरवरी माह हमारा किस प्रकार व्यतीत होने वाला है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा समय अच्छा व्यतीत हो, तो फरवरी माह आपका किस प्रकार व्यतीत होगा इस पर बात करते हैं। सबसे पहला दृष्टि, जैसा कि हम स्वास्थ्य पर हमेशा डालते हैं, तो हमें सबसे पहला जो फोकस है वो स्वास्थ्य के ऊपर करना पड़ेगा। कहते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के ये समय अच्छा नहीं है। भाग दौड़ आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उस भाग दौड़ के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बहुत मुश्किल से मिलेगा। दुर्घटना इत्यादि का संयोग बन रहा है, मानसिक अशांति, अचानक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं आपकी इस बार बनती हुई दिख रही हैं। उसके साथ पिता पुत्र के संबंध खराब होते हुए दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पिता और पुत्र के आपसी संबंधों में कहीं ना कहीं खटास, कहीं ना कहीं समस्याएं निश्चित रूप से नजर आ रही हैं, क्योंकि सप्तम भाव के अंतर्गत मंगल और शनि गोचर करेंगे। इस कारण से जब मैं वैवाहिक जीवन को लेकर के इस राशि को देखने का प्रयास करता हूं तो मुझे वैवाहिक जीवन को लेकर के भी परिस्थितियां अच्छी नहीं दिख रही हैं। खासकर जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको अपने संबंधों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। टूटने जैसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। जिनका विवाह अभी तय हुआ है उनको भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि आपके संबंध अच्छे रहें। यहाँ पर संबंध इत्यादि टूटने का संयोग है। 4th हाउस के स्वामी जो सूर्य है, 4th हाउस के स्वामी जो बुध है, क्षमा चाहूंगा, वो अष्टम भाव में आकर के गोचर करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सावधानी रखिएगा। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में धोखा इत्यादि मिलने का पूरा संयोग है। 3rd हाउस के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में 12 तारीख तक गोचर करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम रहेगा और भाई बहनों से धोखा इत्यादि मिलने का जो संयोग है वो भी यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इन पर भी एक विशेष सावधानी की आवश्यकता है। बात करेंगे एजुकेशन को लेकर के कि पढ़ाई को लेकर के क्या परिस्थितियां रहने वाली है। क्षमा चाहूंगा, मैंने स्टार्टिंग में मंगल शनि प्रयोग किया था। सप्तम भाव में मंगल और शुक्र का जो संयोग है वो रहने वाला है। मंगल शुक्र के संयोग सप्तम भाव में होने के कारण एजुकेशन को लेकर के कुछ मित्र इत्यादि, कुछ दोस्त इत्यादि आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, पर फिर भी जो पेपर इत्यादि इस माह देंगे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। एजुकेशन को लेकर की परिस्थितियां अच्छी है। प्रेमी प्रेमिका की तरफ से इस माह आपको इजहार, प्रेम संबंधों में मिठास और प्यार में इजहार आपको जरूर सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कुछ लोग उसमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, मतलब उसको तोड़ने का निश्चित रूप से यहां पर प्रयास करेंगे। तो यहां पर सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। हाँ, अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखने की सभी को आवश्यकता है। जो भी हमारे मिथुन राशि के जातक जातिका हैं, सप्तम भाव में मंगल और शुक्र का गोचर कुछ ऐसे कार्य करा देते हैं जो निश्चित रूप से जिसके लिए आप बदनामी का पात्र बन जाते हैं। तो बदनामी का पात्र आप ना बन पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हो। चलिए, अन्य कोई प्रश्न हो तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। क्या ऐसा करें जिससे जो ये माह है वो आपका बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत हो। जो भी बुधवार महीने में सबसे पहला पड़े उस बुधवार को
हरी सब्जी ले जाकर के, कुछ भी आपकी जो भी संख्या इच्छा हो उतने संख्या की हरी सब्जी ले जाकर के भगवान गणेश जी को अर्पण करें और अर्पण करके वहां गंगड़ पतये नमः मंत्र का बैठ करके 5 मिनट जप करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये माह मेरा बहुत सुंदर हो, आपका आशीर्वाद बना रहे। इस प्रकार की प्रार्थना भगवान गणेश से करके आएंगे, आप देखेंगे आपका माह बहुत सुंदर होगा, भगवान कृपा आप पर बनी रहेगी। अन्य कोई जानकारी हो तो प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। ये आप सिर्फ करते रहें, हम सदैव आपसे जुड़े रहेंगे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बात करेंगे हमारे जो कर्क राशि के जातक जातिका हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा फरवरी 2022 की। अगर हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण महीना आप सभी के लिए, वर्ष का दूसरा महीना, और सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस माह में कुछ अच्छा प्रयास करना चाहते हैं। तो कर्क राशि के जैसा कि स्वामी है चंद्रमा और 2.25 दिन में वो परिवर्तित हो जाते हैं। कहां कहां ग्रहों का समावेश होगा? केतु पंचम भाव के अंतर्गत पहले की तरह गोचर करने वाले हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। मंगल और शुक्र छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव के अंतर्गत शनि और सूर्य का गोचर रहेगा, साथ में बुध भी गोचर करेंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे और उसके साथ 11वें भाव में राहु का गोचर रहेगा। ग्रहों का परिवर्तन होगा। 12 तारीख को सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे। 26 को मंगल परिवर्तित हो जाएंगे, 27 को शुक्र परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इनका परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर के आ रहा है, आपके जीवन में इनकी क्या परिस्थितियां होगी, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए इसके अंतर्गत मैं अगर पूरी परिस्थिति को देखने का प्रयास करूं, मुझे चतुर्थ भाव एक इंपॉर्टेंट हाउस नजर आ रहा है जो शायद हाईलाइटिंग पॉइंट्स की तरह होगा इस माह अगर उठा करके देखा जाए। और चतुर्थ भाव का जो स्वामी शुक्र है और दशम भाव का जो स्वामी शुक्र मंगल है और पंचम भाव का जो स्वामी मंगल है वो आकर के छठे भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो इनका जो छठे भाव के अंतर्गत गोचर करने की परिस्थिति है वो आखिर क्या परिवर्तन आपके लिए लेकर के आ रहा है वो जानना एक बार सबसे जरूरी है। तो यहां पर अगर हम ये गोचर की परिस्थितियों को लेकर के देखें, चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र का गोचर करना एक तो गुप्तांग से रिलेटेड रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। इस वर्ष इस माह में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आपको यह प्लैनेट देने वाला है। दूसरा, स्थान परिवर्तन को लेकर के संयोग बना रहा है। इस माह में जो प्लानिंग आप करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इस प्रकार करूं, इस प्रकार बनाऊं, हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, उनको ये प्लैनेट कहीं ना कहीं असफल करता हुआ नजर आ रहा है कि हम जो भरोसा जो प्लान करेंगे उसको असफलता प्रदान करेगा। वाहन इत्यादि यदि खरीदने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ खरीदिए। इस माह जिनको आप हृदय से चाहते थे, जिनको आप दिल से चाहते थे, उनसे बिछुड़ने का जो संयोग है वो इस महीने में आपकी राशि में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। पंचम भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव हमारा ब्रेन है, पंचम भाव हमारी मित्रता है और दशम भाव हमारा कार्य क्षेत्र है। पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में वो भी शुक्र के साथ जाकर के गोचर करना दिमाग में उल्टे सीधे विचारों को लेकर के आता है और जो विचार कहीं ना कहीं मुझे बदनाम कर सकते हैं उस प्रकार के विचारों को लेकर के आता है। तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा इस माह निश्चित रूप से होंगे जिससे कि आपका जो नाम है वो खराब हो सकता है, आपको बदनामी मिल सकती है। एजुकेशन को लेकर के अगर इस माह कहें तो भी मुझे अच्छी परिस्थितियां बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। शुक्र के साथ मंगल का जो संयोग है छठे भाव के अंतर्गत, खास मित्रों की तरफ से धोखा, जिन मित्रों पर आप बहुत भरोसा करते थे या करती थी उनकी तरफ से आपको धोखा। एजुकेशन में, पढ़ाई में जिस प्रकार से मेहनत करेंगे उस प्रकार से रिजल्ट ना प्रदान करना। स्पेशली जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए मिसकैरेज वगैरह का जो संयोग है वो इस प्रकार के ग्रह तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दोस्तों से सावधान रहिए और अपने स्वास्थ्य इत्यादि पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। एकादश भाव के स्वामी का छठे भाव में जाकर के गोचर करना, एक तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर खास सावधानी रखिएगा। दूसरा, एकादश भाव का स्वामी अगर छठे भाव में गोचर करे तो इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं वो प्लीज सावधान रहें। शेयर मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसान दे सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। खैर, एक राशि में हम बहुत कुछ सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, समय इतनी इजाजत नहीं देता है। आप लोग भी छोटे वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हम इसीलिए आपको कम समय में बहुत कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो कोई अन्य जानकारी चाहिए हो
डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, फॉलो चैनल को जरूर करके रखें, लाइक जरूर करके रखें, ताकि जब भी हम लाइव इत्यादि भी आएँ तो आपको जानकारी मिल पाए। और कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे निश्चित रूप से कॉल कर सकते हैं। इस महीने का आपके लिए विशेष उपाय जो होगा वो होगा कि एक सोमवार शिव जी को घर से जाकर के गंगा जल घर से ले जाकर के और शिव जी को अर्पण कर दें। आपका माह निश्चित रूप से सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। कोई अन्य प्रश्न है तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आज हम फिर एक विशेष प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आए हैं। सिंह राशि के जातक जातिका के लिए 2022 किस प्रकार का रहेगा, आइए इस पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। एक तो आपके राशि स्वामी का जो गोचर माह के प्रारंभ में रहने वाला है वो छठे भाव के अंतर्गत रहने वाला है। शनि के साथ, बुध के साथ इनका गोचर छठे भाव में रहेगा। चौथे भाव के अंतर्गत केतु, दशम भाव के अंतर्गत राहु, पंचम भाव में मंगल और शुक्र, ये जो परिस्थितियां रहेंगी सप्तम भाव में बृहस्पति, ये पूरा समावेश करीब करीब गोचर का रहने वाला है। आखिर क्या प्रभाव लेकर के आएगा अगर इस गोचर की बात करें। एक तो राशि स्वामी का 12 तारीख तक छठे भाव में जाकर के गोचर करना इस चीज को बड़ा स्पष्ट दर्शाता है कि आपके कार्य में बहुत सारी अवरोध उत्पन्न होंगी, आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा। 12 तारीख तक आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो तीसरी प्रॉब्लम, इस प्रकार की परिस्थितियां तारीख 12 तक आपको फेस करनी पड़ेंगी। हम इसलिए आपको पहले से बता करके चलते हैं क्योंकि जब हमें पता हो कि आने वाला समय मेरा इस प्रकार का है तो हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं, हम उसके लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। हमें यदि पता है कि बारिश आने वाली है, या हमें पता है कि तूफान आने वाला है, या हमें पता है कि भूकंप आने वाला है, तो हम अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं। भाई हम अपने आप को उस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें ये बात ना पता हो तो फिर क्या होता है, अचानक जो समस्याएं आती हैं वो बहुत पीड़ा देती हैं। तो इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि आपको पहले वो जानकारी मिल जाए जिससे अपने आप को प्रिपेयर रखें। तो आप 12 तारीख तक ये सोच करके चलिए कि एक तो तनावग्रस्त परिस्थितियां रहेंगी, भागदौड़ अत्यधिक रहेगा, लेकिन भागदौड़ के बाद भी अगर बात करें कि रिजल्ट मिलेगा उसकी संभावना काफी कम रहेगी। और इवन पारिवारिक सपोर्ट जो चाहिए वो पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर पिता और पुत्र के संबंध को लेकर के देखा जाए तो ये संबंध यहां पर तनावपूर्ण परिस्थितियों को लेकर के आ रहे हैं। तो इस प्रकार का संयोग करीब करीब जो मेरे सिंह राशि के जातक जातिका हैं उनको प्रारंभ में देखने को प्राप्त हो सकता है। लेकिन तारीख 12 के बाद अगर हम बात करते हैं, जब सूर्य करीब कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति के साथ जाकर के गोचर करेंगे, ये परिस्थिति निश्चित रूप से आपके लिए अनुकूल रहने वाली है क्योंकि अपनी राशि को दृष्टि देंगे। और ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यहां पर भी एक चीज आपके साथ होने वाली है, सूर्य का राशि पर जो प्रभाव रहेगा उसके कारण आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद अहंकार उत्पन्न हो सकता है और उसके कारण जो टकराव की परिस्थितियां हैं लोगों से वो बन सकती है। तो जब यहां पर 12 तारीख के बाद आपको अच्छा सम्मान इत्यादि प्राप्त हो तो अपने आप को कहीं ना कहीं विनम्र रखने की आवश्यकता है। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे एजुकेशन इत्यादि को लेकर के। तो एजुकेशन को लेकर के ये माह निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा है क्योंकि भाग्येश मंगल गोचर करेंगे पंचम भाव के अंतर्गत, साथ में 10वें शुक्र का गोचर रहेगा तो, और चतुर्थेश भी है मंगल, तो इस कारण से अगर पढ़ाई में कोई पेपर इत्यादि है तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलने का संयोग है। बट प्रेमी प्रेमिका की तरफ से भी आपको प्यार का जो इजहार है वो मिलता हुआ इस समय पर दिख रहा है। खैर आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिलने का संयोग है, लेकिन आपको प्यार का इजहार इस महीने जरूर देखने को मिलने का संकेत पूरी तरह से दिख रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको लेकर के भी ये माह काफ़ी अच्छा है। संतान को लेकर के जो लोग चिंतित हैं उनके लिए संतान को लेकर के खुशखबरी मिलने का जो संयोग है वो इस माह पूरी तरफ से नजर आता हुआ दिख रहा है। अब हम बात कर लें यहाँ पर कार्य क्षेत्र को लेकर के, नौकरी को लेकर के, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सभी की लाइफ में व्यापार और नौकरी को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जो लोग भी कार्य कर रहे हैं उनको भागदौड़ काफ़ी करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भागदौड़ करने के बाद ही कुछ रिजल्ट प्राप्त होने के संयोग हैं। लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको अपने दोस्तों की मदद से
या अपने दोस्त की मदद से या किसी के सहयोग से निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त होने का जो संयोग है वो बनेगा, आपको नौकरी प्राप्त होगी। चलिए, अन्य अगर कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में हम लिख करके रखते हैं, इसीलिए कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप उसके साथ अगर विशेष उपाय की बात करें, इस माह का विशेष उपाय रहेगा कि लाल चंदन ले जाकर के भगवान शिव को रविवार को अर्पण कर दीजिए। लाल चंदन कहीं से खरीद लीजिए, ले जाकर के भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए और वहां बैठ करके श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का 10 मिनट जप कर लीजिए। ध्यान रखिए, आपका जो समय है, जो आपका माह है, वो निश्चित रूप से अनुकूल रहेगा। परमात्मा कृपा आप पर बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आइए, हम जैसा कि हर बार आपको नई जानकारी देने का प्रयास करते हैं, आज फिर से आपको एक नई जानकारी दे रहे हैं। फरवरी माह किस प्रकार व्यतीत होगा जो हमारे कन्या राशि के जातक जातिका हैं उनके लिए। तो आइए थोड़ा सा ग्रहों पर पहले ध्यान दे दें, उसके बाद चर्चा करेंगे क्या क्या परिस्थितियां आपके लिए घटित होने वाली हैं। राशि स्वामी आपके जो गोचर करेंगे इस माह में, अगर देखा जाए, स्टार्टिंग में आपके राशि स्वामी गोचर करेंगे पंचम भाव के अंतर्गत। साथ में शनि और सूर्य का भी गोचर आपके रहने वाला है। मंगल शुक्र चौथे भाव में गोचर करेंगे, केतु तीसरे भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे, राहु 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। आखिर इन सबका गोचर आपके जीवन में क्या परिस्थिति लेकर के आएगा। तो राशि स्वामी का पंचम भाव में जाकर के गोचर करना स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पंचमेश भी साथ में होंगे और सूर्य जो है वो द्वादशेश साथ में होंगे, तो एक चीज जरूर हो सकती है कि स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आ सकती है, लेकिन हॉस्पिटलाइज वगैरह होने का या कोई बड़े स्वास्थ्य की प्रॉब्लम के संकेत नहीं मिलते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। पर फिर भी राशि स्वामी का जाकर के पंचम भाव में गोचर करना यह दिखाता है कि प्रेम संबंधों की तरफ आपका झुकाव बहुत ज्यादा रहेगा। जिन लोगों का विवाह हो भी चुका है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का या किसी के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा होने का जो संयोग है वो इस माह आपके लिए निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, प्रेम संबंध में जो आपका झुकाव रहेगा, सामने से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ये भी कंफर्म, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि भी साथ में गोचर कर रहे हैं, तो सामने से भी निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने का संयोग है। क्योंकि दशम भाव के स्वामी और राशि स्वामी पंचम भाव में जाकर के गोचर करेंगे, तो कार्य की दृष्टि से भी इसको खराब नहीं कहा जा सकता है। कार्य की दृष्टि से भी निश्चित रूप से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कार्य में भी इस माह अगर देखा जाए तो वृद्धि का संयोग है, वृद्धि का संकेत है, लाभ का संकेत है। जिन लोगों को नौकरी परिवर्तन करना है वो इस माह ट्राई करें, आपकी नौकरी परिवर्तन होने का पूरा संयोग बन रहा है। जिन लोगों को नौकरी में अपनी सैलरी वगैरह बढ़ाने के लिए बात करनी है तो वो भी इस महीने बात कर सकते हैं। अच्छा, व्यापार में इस माह एक अच्छी वृद्धि आपकी दिख रही है, लेकिन व्यापारी जगत को अपने व्यापार पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता होगी। कोई इंटरनल व्यक्ति जो आपके व्यापार में अंदर ही काम करता होगा, उसकी तरफ से आपको धोखा इत्यादि मिले, इस प्रकार का संकेत भी आपकी राशि में पूरी तरह से दिख रहा है, ये ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी का, क्योंकि स्वामी प्रॉपर्टी को लेकर के स्पेशली जब बात करते हैं, बहुत सारे लोग जमीन को खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी के वर्क करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर होगा जो कि अष्टम भाव के स्वामी होंगे और उसके साथ तृतीय भाव के स्वामी होंगे, और शुक्र का साथ में गोचर होगा जो कि 9th हाउस के स्वामी होने वाले हैं और 2nd हाउस के स्वामी होने वाले हैं। प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के संयोग बनेगा, लेकिन लास्ट टाइम पर डील इत्यादि कैंसिल होने का या उसमें धोखा इत्यादि मिलने का जो संयोग है वो ऐसा बनेगा, तो उस पर सावधान रहने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। जो लोग स्पेशली एजुकेशन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छे रिजल्ट का संकेत पूरी तरह से दिख रहा है। जो लोग विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस माह आपकी जो मनोकामना है उसका जो संयोग है वो पूरी तरह से बनता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा का संकेत आपकी कुंडली इस माह में, इस आपकी राशि जो है वो इस माह में निश्चित रूप से करती हुई दिख रही है। हाँ, इस माह नींद इत्यादि आने में जो दिक्कत है उसका कहीं ना कहीं संयोग दिख रहा है कि नींद इत्यादि आने में दिक्कत होगी। स्पेशली जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी को लेकर के परिस्थितियां बेहतर नहीं है, मिसकैरेज वगैरह का जो संकेत है वो इस माह आपकी राशि पूरी तरह से दिख रही है।
दशम भाव पर मंगल और शुक्र का गोचर ये दिखा रहा है, दशम भाव पर दृष्टि, फोर्थ हाउस के अंतर्गत गोचर, दशम भाव के ऊपर दृष्टि ये दिखाती है कि ऑफिस जो वर्क आप करते हैं, कार्य क्षेत्र इत्यादि करते हैं, वहां पर लड़ाई झगड़ा होने का संकेत है। खैर चलिए, हम बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, राशिफल को बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं कि आप लोग छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई अन्य प्रश्न हो तो प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। चैनल को लाइक, वीडियो को फॉलो, वीडियो को शेयर ये जरूर करते रहिएगा। जितना ही आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो हमारा नंबर है, बाकी चीज़ों पर कॉल कर सकते हैं। इस माह का विशेष उपाय आपके लिए रहेगा हरे वस्त्र का दान। किसी गरीब व्यक्ति को चाहे एक रुमाल लेकर के आप बुधवार के दिन दान कर दें, निश्चित रूप से आपका समय बेहतर होगा। परमात्मा आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। कैसा होगा आखिर आपका फरवरी माह? जो मेरे तुला राशि के प्यारे भाई बहन हैं उनके लिए बात करते हैं, उनको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ग्रह गोचर समझा देते हैं, क्या क्या रहेगी ग्रहों की परिस्थितियां, देन बाकी चीजों पर डिस्कस करते हैं। चलिए, ग्रह की परिस्थिति क्या होगी? आपके जो राशि स्वामी शुक्र होंगे, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, थर्ड हाउस में आपकी गोचर करेंगे विद मंगल, मंगल के साथ उनका गोचर रहेगा। सेकंड हाउस में केतु का गोचर रहेगा। सूर्य, शनि और बुध, तीन प्लैनेट फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में राहु गोचर करेंगे। खैर परिवर्तन भी होगा ग्रहों का, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के। क्योंकि राशि स्वामी थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस में किसके साथ गोचर करेंगे? मंगल के साथ गोचर करेंगे, जो कि सेकंड हाउस के स्वामी और सेवंथ हाउस के स्वामी है। इनका थर्ड हाउस में गोचर करना यह दिखाता है कि आपको प्रादेशिक यात्राओं का संयोग बनेगा। भाग दौड़ इस महीने आपका रहेगा, लेकिन उस भाग दौड़ के बाद भी आपके निर्वाह योग्य जो साधन है, जो आय के साधन है, वो निश्चित रूप से आपके जीवन में बनते रहेंगे। भाग दौड़ के साथ आय के साधन बनेंगे और उसके साथ साथ आपका आत्मविश्वास इस माह निश्चित रूप से बना रहेगा। शास्त्र कहता है कि यदि आपका थर्ड हाउस में राशि स्वामी जाकर गोचर करे तो सिंह तुल्य पराक्रमी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो निश्चित रूप से बढ़ता है और वो बढ़ेगा, उससे आपको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। बट क्योंकि राशि स्वामी मंगल के साथ गोचर करेगा और ये गोचर करीब 26-27 तक ये लोग साथ ही रहेंगे, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपका टकराव लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वैसे भी सेकंड हाउस में केतु के गोचर के कारण इस टाइम पर आपकी जो शब्दावली है, जो आप बोलते हैं, उसमें एक मुझे लगता है रूखापन आ गया है, जिस कारण से लोग इंप्रेस नहीं हो पाते हैं बहुत ज्यादा, और उसके कारण इस माह जो टकराव की परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा आपकी बनती हुई दिख रही हैं। तो यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान देने की आवश्यकता, अगर ध्यान दे पाएंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, अब दूसरा आगे अगर गोचर की बात करते हैं, फोर्थ हाउस में सूर्य गोचर करेंगे, शनि गोचर करेंगे और बुध गोचर करेंगे। बुध कहाँ के स्वामी हैं? 9th हाउस के स्वामी हैं और 12th हाउस के स्वामी हैं। शनि 4th हाउस के स्वामी हैं खुद और 5th हाउस के स्वामी हैं, और सूर्य जो है वो यहाँ पर 11th हाउस के स्वामी हैं। ये जब तीन प्लैनेट एक साथ 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इत्यादि लेने का जो योग है वो इस माह आपका बनता हुआ दिख रहा है। वाहन इत्यादि लेने का जो संयोग है वो इस माह बनता हुआ दिख रहा है, और किसी प्रियजन से मुलाकात की जो योग है वो इस माह आपके बनते हुए पूरी तरह से दिख रहे हैं। दशम भाव पर इन तीनों ग्रहों का जो संयोग होगा, तो जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट वगैरह में काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम है आपका मार्केटिंग वगैरह में काम है, तो इस माह आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छे क्लाइंट्स आपके पास बन पाएंगे और लोगों को चीज़ें आप अच्छी तरीके से बेच पाएंगे, और उस चीज़ों को बेचने के कारण आपका जो एडमिन सर्विसेज है वो आप पर थोड़ा सा प्रसन्न होगा। कुछ दिन तक आप चिंतित भी रहेंगे कि यार मैंने इतना मेहनत किया है, मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन अंतोगत्वा 12 तारीख से पहले आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा। आपके प्रमोशन इत्यादि का जो संयोग है वो पूरी तरह से बन जाएगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि कुछ प्रदेश हैं जहां पर चुनाव भी है, और चुनाव के लिए अगर देखा जाए तो एक तो आपको टिकट वगैरह प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, दूसरा पब्लिक का सपोर्ट ही आपको मिलेगा। तो राजनीतिक क्षेत्र के लिए अच्छा संयोग है।
उन लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे आप मुलाकात के बारे में सोचते होंगे। तो अति विशिष्ट लोगों से मुलाकात का भी संयोग कहीं ना कहीं आपकी राशि में बनता हुआ दिख रहा है। तो ये परिस्थितियां आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रही हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में भी देखा जाए तो पढ़ाई की दृष्टि से ये माह बेहतर है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी समय निश्चित रूप से अनुकूल है। विवाह के लिए जिनको काफी सारी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था, काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, तो विवाह का संयोग भी इस महीने आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे इस महीने को, जो हमारा फरवरी का है, तो मेरे तुला राशि की जो जातक जातिका हैं उनके लिए कहीं ना कहीं फरवरी का माह अनुकूल दिख रहा है। हाँ, एक चीज जरूर यहां पर मुझे नजर आ रहा है, जो आपके साथ लोग काम करते हैं वो नौकरी में आपकी बदनामी कराने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। आपके पीछे कुछ ऐसा षड्यंत्र जरूर करेंगे जिससे आपका नाम खराब हो सकता है। तो कोई भी काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ करके करें। अपने पासवर्ड वगैरह जो चीज़ों के हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से करके रखें ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। देखिए, राशि फल में जोड़ने को बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, बहुत कुछ देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं कि समय कम होता है, आप लोग भी छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम आपके लिए छोटा राशिफल बनाते हैं। कोई अन्य जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है। चैनल को फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना, ये आपका कार्य है। आप प्लीज़ इसको करते रहिए ताकि आप तक जानकारी पहुंचती रहे। उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है, 5 लौंग दुर्गा जी को माह के पहले शुक्रवार को अर्पण करके आना है। माता कृपा से आपका समय अच्छा होगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बात करेंगे राशि वृश्चिक के बारे में। हमारे जो भी प्यारे भाई बहन हैं, जो भी जातक जातिका हैं, किस प्रकार व्यतीत होगा आपका ये महीना, आइए इस पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के गोचर को लेकर के। आपके राशि स्वामी सेकंड हाउस में गोचर करेंगे विद शुक्र के साथ इनका गोचर रहेगा। सूर्य, बुध और शनि 3 ग्रह जाकर के थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और उसके साथ राहु का गोचर 7th हाउस के अंतर्गत रहने वाला है। ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपकी पूरी परिस्थिति में दिख रही है। अब क्योंकि दो चक्र है, अगर हम राशि को लेकर के देखा जाए, एक है दृश्य चक्र और एक है अदृश्य चक्र। 7वें भाव लग्न से लेकर के 7th हाउस तक जब ग्रह बैठे होते हैं तो हमें वो रिजल्ट देने में देर करते हैं। हर एक चीज का रिजल्ट आपको लेट मिलता है। और 7वें भाव से द्वादश भाव के अंतर जो अगर ग्रह ज्यादा बैठे होते हैं तो हमें उस माह रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है और वो रिजल्ट हमें जल्दी देते हैं। जैसा कि आपकी अगर राशि को देखा जाए, सारे ग्रह करीब करीब जाकर के आपकी राशि में एक काल सर्पयोग का पूरी तरह से प्रभाव रहेगा। और सारे माह अगर देखा जाए, शुक्र मंगल द्वितीय भाव के अंतर्गत, शनि बुध सूर्य तृतीय भाव के अंतर्गत और बृहस्पति चौथे भाव, तो ये सारे ग्रह करीब करीब आपके अदृश्य चक्र के अंतर्गत गोचर करेंगे। अदृश्य चक्र के अंतर्गत गोचर करने का तात्पर्य है कि आपकी प्रत्येक जो इच्छाएं हैं, जो प्रत्येक कार्य है, वो आपका विलंब से होता हुआ दिख रहा है। यानी किसी भी कार्य को जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उसके 2 दिन बाद ही वो चीजें आपको प्राप्त होंगी, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। अब क्योंकि मंगल 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, शुक्र के साथ गोचर करेंगे, इनके गोचर करने का तात्पर्य है कि आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर रहेगा, पर और पैसे के प्रति बड़ी चिंताएं, कुटुंब के साथ समय बिताने का संयोग और कुटुंब के कार्य के पारिवारिक कार्यों को लेकर के आपकी चिंताएं निश्चित रूप से बनी रहेंगी, ऐसा संयोग दिख रहा है। पर धन का आगमन, शुक्र का बृहस्पति के घर में गोचर करना लक्ष्मी योग को स्थापित करता है। तो जब लक्ष्मी योग किसी भी राशि में बनता है तो धन का आगमन निश्चित रूप से होता है। तो इस माह यदि कोई पैसा वगैरह रुका हुआ है तो उस पैसे का आने का संयोग बनेगा। साथ में प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करने का जो संयोग है वो भी आपकी राशि में बनता हुआ दिख रहा है। तो इस माह आप प्रॉपर्टी प्राप्त कर पाएंगे, प्रॉपर्टी खरीद या बेच पाएंगे, पैसा आपके पास आएगा, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, आपका जो विचार है वो परिवार के प्रति ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियां निश्चित रूप से आपकी बनेंगी। पर 7th हाउस का स्वामी मंगल के साथ है, 7th हाउस में राहु गोचर कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांस भी इस महीने निश्चित रूप से आपका होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस प्रकार की परिस्थितियां राशि जो वृश्चिक के जातक जातिका हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है। 3rd हाउस में जाकर के बात करते हैं, जहां पर 8th भाव के स्वामी बुध का गोचर है और उसके साथ 11th भाव के स्वामी बुध हैं। शनि जो कि 3रे भाव 4थे भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं और सूर्य जो कि 10th भाव के अंतर्गत 10th भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं।
कार्य में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत मेहनत रहेगा, बहुत भाग दौड़ रहेगा। हमेशा कार्य को लेकर के आप कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ नया सोचते रहेंगे। पर क्योंकि भागेश मंगल, क्षमा चाहूँगा, जो आपके राशि स्वामी मंगल है वो द्वितीय भाव में होंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो आपका भाग दौड़ होगा उसका रिजल्ट निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो पाएगा। प्रेमी की तरफ से या प्रेमिका की तरफ से इस महीने आपको धोखा मिलने का पूरा संयोग है और उस धोखे को आप समझ पाएंगे, उससे आपको नुकसान होगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की इस महीने आवश्यकता है। कुछ अपने खास लोग भी ध्यान रखें, कुछ अपने हितैषी जिनको आप अपना मान रहे थे उनकी तरफ से भी धोखा इत्यादि मिलने का जो संयोग है वो पूरी तरह से दिख रहा है। बट जो लोग खेल विभाग के अंतर्गत हैं उनके लिए माह बड़ा अनुकूल है। खेल विभाग में है तो आपके प्रदर्शन कुछ इस प्रकार के होंगे जो आपको भविष्य में चमकाने वाले होंगे, आपके भविष्य में वो अच्छे रिजल्ट को देने वाले होंगे। तो खेल विभाग या एथलीट्स वगैरह के लिए जो समय है वो निश्चित रूप से अनुकूल दिख रहा है। शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां अनुकूल है। शेयर मार्केट से आपको निश्चित रूप से इस माह एक अच्छा लाभ प्राप्त होने का संयोग दिख रहा है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, छोटे वीडियो पर ही हमेशा ध्यान देते हैं। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम पर यहां पर विराम देने का प्रयास करेंगे, लेकिन जाते जाते वो शुभ उपाय आपके लिए जरूर दे करके जाएंगे। इस माह आपको शुरुआत में करीब 3 दिन तक नहाने के पानी में कच्चा दूध डाल करके स्नान करना। थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके नहाने के पानी में स्नान कीजिए। ये जो उपाय है साधारण उपाय है, लेकिन आपके लिए असाधारण काम करेगा। आपके जीवन से इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, आपका जीवन बेहतर होगा। और कोई कार्यक्रम यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आइए आज चर्चा करते हैं राशि धनु के जो हमारे जातक जातिका हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा फरवरी 2022 का महीना। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, काल चक्र की 9वीं राशि मानी जाती है, अग्नि तत्व राशि है। अपने आप में क्या परिस्थिति होगी फरवरी अगर 2022 को लेकर के देखा जाए। एक तो राशि स्वामी बृहस्पति 3rd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, पिछले समय से ही आ गए हैं तो इस समय भी वहीं पर रहेंगे। अप्रैल में इनका परिवर्तन होने वाला है। आपकी राशि पर मंगल और शुक्र का प्रभाव रहेगा जो कि करीब करीब इस माह के अंत तक 26-27 तक रहने वाला है। केतु द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शनि बुध और सूर्य का जो गोचर रहेगा 12 तारीख तक, सूर्य का गोचर आपका द्वितीय भाव के अंतर्गत रहेगा। 12 तारीख के बाद उनका गोचर का परिवर्तन होगा। बृहस्पति 3rd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, राहु अष्टम भाव में। आखिर इनका जो गोचर है वो क्या परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आता हुआ दिख रहा है, क्या परिस्थितियां आपके लिए होंगी, उस पर आइए हम चर्चा करते हैं। एक तो सबसे पहले मंगल का गोचर आपकी राशि में। भाई क्रोध से बचने की आवश्यकता है, लड़ाई झगड़े से बचने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़ा करने का मतलब अचानक ही गुस्सा उत्पन्न होगा जिसके कारण लड़ाई झगड़ा बहुत होगा और उससे आपकी परिस्थिति खराब हो सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं। तीसरा, मंगल और शुक्र का राशि में गोचर जो है वो दिमाग के अंदर एक अजीब तरीके का फितूर पैदा करता है। दिमाग के अंदर काम वासना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और काम वासना को बढ़ा करके कुछ ऐसे कार्य जरूर आपसे करवा डालता है जिसके कारण आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है और समाज में आपकी बदनामी होने का जो संयोग है वो दिखता है। तो ये आपको थोड़ा सा सोच विचार करके इस पर आगे बढ़ना है ताकि परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हो। शुक्र का राशि में गोचर करना रिश्तों को संभालने पर बहुत ध्यान दिलवाता है। मतलब आप इस माह जो है व्यस्त रहने वाले हैं, रिश्तों को ठीक करें, इनसे भी मेरे रिश्ते अच्छे हों, उनसे भी रिश्ते अच्छे हों। पारिवारिक रिश्तों को समेटने में और संभालने में कहीं ना कहीं इस महीने आप व्यस्त रहते हुए दिख रहे हैं। ये परिस्थिति आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। क्रोध पर काबू रखें, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। रिश्तों को संभालने में अच्छी बात है, ध्यान दें, लेकिन उसके साथ अपने कार्य इत्यादि पर फोकस करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि से, अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। प्रादेशिक यात्राओं का संयोग निश्चित रूप से बनेगा। कुटुंब में आपसी जो तनाव है वो बना रहेगा। कुटुंब में आपसी जो माहौल है वो खराब होने का और तनाव इत्यादि का जो संयोग है वो निश्चित रूप से आपका बनता हुआ दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रेम संबंध इस माह निश्चित रूप से स्थापित होगा और स्पेशली किसी की तरफ से आपको प्रपोज किया जाएगा, किसी की तरफ से जो प्यार का इजहार है वो निश्चित रूप से आपके लिए किया जाएगा। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई दिख रही हैं।
जो आपका 10th हाउस का स्वामी बुध है वो जाकर के 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर करेगा। साथ में भागेश सूर्य और द्वितीय तृतीय भाव के स्वामी शनि गोचर करेंगे। तो यह स्पष्ट दिखता है कि इस माह आप अपने पैतृक कार्य में या तो इन्वॉल्व होने वाले हैं, या पैतृक कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं, या पैतृक कार्य को प्रारंभ करने वाले हैं। अपने पैतृक कार्य पर आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। कोई इंटरव्यू वगैरह इस माह में है तो निश्चित रूप से उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इंटरव्यू आपका क्लियर होता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है। पर एक चीज ध्यान रखना होगा, इस माह प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने यदि जा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ खरीदी। वहां पर आपको धोखा इत्यादि मिलने का जो संयोग है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है कि वहां पर आपके साथ छल कपट या धोखे का संयोग बनेगा। अच्छा, अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, पीआर इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं वहां पर, तो इस माह आप ट्राई कर लीजिए। इस माह किए गए प्रयास आपके निश्चित रूप से सफलता देने वाले होंगे। चलिए, अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम को बहुत लंबा करने का फायदा नहीं होता है, आप लोग बहुत लंबे कार्यक्रम को नहीं देख पाते हैं। चैनल को फॉलो जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करते रहें, तब आप मुझसे जुड़ पाएंगे। अगर लाइक शेयर अच्छी तरीके से करेंगे तो आप निश्चित रूप से कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ पाएंगे और जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर उपाय की बात की जाए कि इस महीने हम क्या उपाय करें, तो ऐसे परिस्थिति में हल्दी का टीका यहां पर गले पर, इस महीने में हल्दी का टीका यहां पर गले पर लगाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे आने वाली दिक्कतें दूर होंगी, समय बहुत अनुकूल रहेगा। चलिए, यहां पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हर माह कुछ यूनिक चीज आपके लिए लेकर के आते हैं और फिर इस माह आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेकर के आए हैं। हमारे मकर राशि के जो जातक जातिका हैं, कालचक्र की 10वीं राशि, राशि के स्वामी शनि, और अगर माना जाए तो ये राशि दक्षिण दिशा की बलि राशि मानी जाती है। वायु तत्व राशि में से, पृथ्वी तत्व राशि में से अपने आप को इसको देखा जाता है। तो आइए इस पर चर्चा करें कि क्या परिस्थितियां आपके लिए 2022 फरवरी में रहने वाली है। जैसा कि आपकी राशि में गोचर रहेगा, बुध का, सूर्य का और शनि का, 3 प्लैनेट का गोचर आपकी राशि के अंतर्गत रहने वाला है। द्वादश भाव में आपके मंगल का और शुक्र का गोचर रहने वाला है। उसी प्रकार अगर देखा जाए, केतु एकादश भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, राहु का जो गोचर होगा वो आपके पंचम भाव के अंतर्गत होने वाला है। आखिर पूरी परिस्थिति जो है वो किस प्रकार की नजर आ रही है? राशि स्वामी का खुद की राशि में गोचर करना, साथ में सूर्य का और बुध का गोचर करना। बुध का गोचर करना एक अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि बुध वैसे भी भागेश हैं इस राशि के और छठे भाव के स्वामी हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देने के बाद आपको चीज़ों, जैसे जो भी डील्स वगैरह आपकी रुकी हुई हैं वो डील वगैरह आपकी होंगी। इस माह आपका मस्तिष्क तीव्र गति से काम करेगा, ब्रेन तीव्र गति से काम करेगा, और कुछ कार्य आप इस माह ऐसे करके जाएंगे जिससे आपको इन फ्यूचर बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। तो टेक्निकल मस्तिष्क इस माह काम करेगा। खरीद फरोख्त के कुछ जो कार्य हैं वो आपके बनेंगे, और यदि आपका बिचौलिए का काम है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट आप इस माह लेकर के आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य का आपकी राशि में 12 तारीख तक गोचर करना इस बात को बहुत स्पष्ट दिखाता है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के ये भी अच्छा नहीं है। अष्टम भाव और खष्टम भाव दोनों के स्वामी अपनी उसमें गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में जाकर के। तो अष्टम खष्टम भाव दोनों के स्वामी का गोचर करना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जो आपकी राशि है वो 2 छठे और 8वें भाव के स्वामी से पीड़ित है। यानी स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ उलझने निश्चित रूप से प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन फिर भी शनि का, सूर्य का, स्पेशली शनि सूर्य का गोचर करना जाकर के आपकी राशि में ये दिखाता है कि सूर्य के गोचर के कारण आपको एक पद प्रतिष्ठा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। उस पद प्रतिष्ठा के प्राप्त होने के बाद कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी, लेकिन उसकी प्राप्ति के साथ साथ आपके अंतर्गत ईगो और अहंकार की भी उत्पत्ति ये दोनों चीजें कराने वाली हैं। और उस ईगो अहंकार के कारण आपका जो रिश्ता है, आपसी जो रिश्ते हैं, चाहे वो फैमिली से लेकर के देखा जाए या दोस्तों मित्रों से लेकर के देखा जाए या जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे लेकर के देखा जाए, वो रिश्ते आपके खराब होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं।
परिस्थितियां आपके लिए प्रतिकूल दिख रही हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। अब आगे चलें और बात करें शुक्र को लेकर के। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र और उसके साथ दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और क्योंकि 27 फरवरी तक ये द्वादश भाव में गोचर करेंगे, ये दिखाते हैं कि कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। एक तो दोस्तों की तरफ से धोखा मिलेगा, संतान की तरफ से आप चिंतित रहेंगे, और पढ़ाई में भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। यदि इस महीने 26 तारीख से पहले कोई पेपर इत्यादि है तो आपको उसमें धोखा प्राप्त होगा। अच्छा, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए, और या नौकरी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं रिश्वत देने की आवश्यकता होगी। ये नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको रिश्वत देने की आवश्यकता पड़ेगी। वो रिश्वत किसी भी रूप में हो सकती है। धन ही एक प्रकार का रिश्वत नहीं होता है, किसी प्रकार के भी रिश्वत की अगर बात किया जाए तो यहां पर उसको देने की आवश्यकता कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो परिस्थितियां आपके साथ होने वाली है। नौकरी अचानक जाने का संयोग इस राशि में निश्चित रूप से नजर आ रहा है कि अचानक आपकी नौकरी जा सकती है, आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो खैर, एक राशि में बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, बहुत सारी जानकारियां दी जा सकती है, लेकिन इतनी सारी जानकारी एक राशि के अंतर्गत देना संभव नहीं होता है। आप लोग छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसलिए हम छोटी वीडियो तैयार करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन आपके पास होता है, नंबर है आपके पास, आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी अपने विषय में निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं अपने कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस माह का विशेष उपाय रहेगा, नहाने के पानी में तिल डाल करके प्रत्येक शनिवार को आपको स्नान करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन 5 मिनट जप करना है। ये आप करते रहेंगे, परमात्मा कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ यूनिक, कुछ नया ढूंढ करके लेकर के आए, आपके लिए एक अच्छी जानकारी को लाने का प्रयास करें, आपको जानकारी देने का प्रयास करें। बात करेंगे कुंभ राशि की जो जातक जातिका हैं उनके लिए किस प्रकार फरवरी का माह होगा। हम एक राशि बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, सभी पॉइंट्स को चेक किया जाता है, एक एक ग्रहों की परिस्थितियों को देखा जाता है, कहां पर किस डिग्री पर कौन सा प्लैनेट कहां पर गोचर करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको राशिफल देने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर कुंभ राशि में जो गोचर की परिस्थितियां होंगी, सूर्य द्वादश भाव के में गोचर करेंगे स्टार्टिंग में, और शनि भी द्वादश भाव में गोचर करेंगे, बुध भी द्वादश भाव में गोचर करेंगे, मंगल शुक्र एकादश भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करेंगे, राहु चौथे भाव में, केतु दसम भाव में गोचर करेंगे। चलिए, ये सारा जो गोचर का बताया है, इसमें क्या परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है, इसको लेकर के हम जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। राशि स्वामी का द्वादश भाव में गोचर करना, जैसा कि स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं देता है, बट फिर भी बृहस्पति इस राशि में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के बाद बेहतर रहेगा। समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती हुई दिख रही है। पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं इस राशि के, उसको लेकर के चर्चा करें। एक तो पंचम भाव के जो स्वामी बुध हैं वो द्वादश भाव में गोचर करेंगे, और सप्तम भाव के जो स्वामी सूर्य हैं वो द्वादश भाव में गोचर करेंगे। यहां पर पंचम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर करना यह स्पष्ट दिखाता है कि आपको अपने मित्रों की तरफ से या प्रेमी प्रेमिका की तरफ से धोखा जो मिलने का संयोग है वो आपकी राशि में निश्चित रूप से दिखता है। प्रेमी प्रेमिका की तरफ से या मित्रों की तरफ से धोखा मिलने का जो संयोग है वो आपकी राशि में कहीं ना कहीं नजर आता है। पेट की समस्या से इस माह ग्रसित रहेंगे। संतान को लेकर के जो चिंता है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होती रहेगी। संतान को लेकर के आप चिंतित रहने वाले हैं। तो इस माह एजुकेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए, हेल्थ की दृष्टि से ठीक है, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन एजुकेशन की दृष्टि से बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं हैं। प्रेम संबंध को लेकर के बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। धोखा मिलने इत्यादि का संयोग कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और उसके साथ संतान को लेकर के भी चिंतित होने का जो संयोग है वो नजर आ रहा है। अच्छा, वैवाहिक जीवन को लेकर की भी परिस्थिति अच्छी नहीं दिख रही। 7th हाउस के स्वामी सूर्य द्वादश भाव में 12 तारीख तक गोचर करेंगे। इस 12 तारीख के बीच में ये अलगाववादी प्लैनेट हैं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने के कारण अलग होने तक की परिस्थितियां 12 तारीख तक आ सकती है। तो यदि इस प्रकार कोई संयोग बने तो आपस में संबंधों को बेहतर रखने का प्रयास कीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी चांस, क्योंकि सप्तमें जब द्वादश भाव में गोचर करता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए हमारे मन को कहीं ना कहीं तैयार करता है, और इस प्रकार का संयोग बन सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके जीवन में बने। तो इस पर सावधानी की आवश्यकता है ताकि ऐसी परिस्थितियां ना हो।
पारिवारिक लोगों के साथ भी बिना बात के उलझन और बिना बात के जो तनाव हैं, इसका संयोग आपकी राशि में बनता हुआ दिख रहा है। पर फिर भी आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा और इनकम का जो साधन है, जो आय का साधन है, वो निश्चित रूप से बनता रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो बिल्कुल लगाएं। इस महीने आपको शेयर मार्केट से विशेष लाभ प्राप्ति का संयोग है। अगर हम तारीख 12 के बाद की बात करें और तारीख 12 के बाद जब सूर्य आपकी राशि कुंभ में गोचर करने आ जाएंगे, तो आपको, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। किसी भी क्षेत्र में है तो एक विशेष पुरस्कार इत्यादि किसी सम्मानित संस्था या सम्मानित व्यक्ति की तरफ से आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। आपका प्रमोशन इत्यादि, आपकी प्रतिष्ठा इत्यादि तारीख 12 के बाद निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। तो ये सारी परिस्थितियां आपके लिए रहेंगी। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारी जानकारियां चाहते होंगे, लेकिन मैं उतनी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में शायद नहीं दे पा रहा हूँगा। तो उसके लिए, क्योंकि वीडियो हमें छोटा बनाना होता है, आपके पास नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की भी जानकारी के लिए आप कॉल करें और फॉलो जरूर करते जाएं, चैनल को लाइक जरूर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जरूर चले जाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते चले जाएं, ताकि हम भी आपके साथ जुड़ पाएं और आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बात करेंगे राशि मीन के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा फरवरी का माह, उस पर चर्चा करें। कालचक्र की सबसे अंतिम राशि, राशि स्वामी है बृहस्पति, जल तत्व राशि है, उत्तर दिशा की राशि है, ब्राह्मण जाति की राशि स्पेशली मीन राशि मानी जाती है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि मीन राशि के लिए क्या ग्रह गोचर रहेगा फरवरी में और क्या परिस्थितियां घटित होने वाली हैं, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि बृहस्पति जो कि इस राशि के स्वामी हैं, वो द्वादश भाव में गोचर कर ही रहे हैं, आप लोग जानते हैं आपकी राशि के स्वामी। उसके साथ शनि, बुध और सूर्य 11वें भाव में गोचर करेंगे, मंगल शुक्र 10वें भाव में गोचर करेंगे, केतु 9th हाउस के अंतर्गत और राहु 2nd हाउस में। ये टोटल जो गोचर की परिस्थिति है वो आपके लिए इस बार रहती हुई दिख रही है। लग्न राशि के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर करना स्वास्थ्य को लेकर के बड़े अच्छे संकेत को नहीं दर्शाता है। साथ में शनि की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, थर्ड जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। तो ये संकेत कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी सफलता को नहीं दर्शाता है। ये परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ बाकी बहुत सारी चीजें हैं। एजुकेशन को लेकर के देखा जाए तो ये माह आपको कुछ अच्छी सफलताओं के साथ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, प्रेम संबंध में धोखा मिलेगा और प्रेम संबंध के कारण मन बहुत अशांत रहेगा। इवन सुसाइड इत्यादि के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी आपके मन के अंदर इस माह आते हुए नजर आएंगे, ध्यान रखिएगा। और उसका एकमात्र कारण होगा प्रेम संबंध का बहुत अच्छा नहीं होना। ये परिस्थितियां आपके लिए नजर आएंगी। कार्य क्षेत्र में देखा जाए, मंगल का 10वें भाव में गोचर रहेगा और जब मंगल ये 10वें भाव में गोचर करते हैं तो इस प्रकार तैयार करते हैं व्यक्ति को। मंगल को निठल्लापन बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप घर में बैठेंगे, आलस्य करेंगे तो मंगल आपको बहुत परेशान करेंगे। मंगल कहता है उठो, खड़े हो, तैयार हो और चल करके तैयारी करो और आगे बढ़ने की तैयारी करो। यदि आपने मंगल के अकॉर्डिंग व्यवहार किया तो कार्य में इस माह आपको बहुत अच्छी सफलता, जिसको कहा जा सकता है, वो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। कार्य के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस महीने निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। सफलताओं का जो एक लाभ है वो आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि आप मेल हैं तो इस माह फीमेल आपकी बड़ी मदद करने वाली हैं कार्य में, स्पेशली बात करें तो। और अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको फीमेल को प्रेफरेंस देना चाहिए। इस महीना फीमेल का बहुत सपोर्ट आपको कार्य में मिलता हुआ दिख रहा है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और 10वें भाव के अंतर्गत विराजमान रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में फीमेल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट कार्य के अंदर निश्चित रूप से प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको ध्यान रखिए। अच्छा, अब क्या होने वाला है और संयोग, 12 तारीख तक सूर्य एकादश भाव में गोचर करेंगे शनि के साथ। तो शेयर मार्केट में 12 तारीख तक पैसा नहीं लगाइएगा। शेयर मार्केट में 12 तारीख तक आपने पैसा लगाया तो यहां पर निश्चित रूप से आपको एक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शेयर मार्केट के लिए मीन राशि के दर्शक रहेंगे सावधान तारीख 12 तक। अच्छा, उसके बाद बात करें तारीख 12 के बाद, तो शेयर मार्केट में आपके लिए पैसा लगाना निश्चित रूप से लाभप्रद होगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो इस माह नौकरी जिनको नहीं प्राप्त हो रही है उन दर्शकों को कहना चाहूंगा
कि नौकरी आपको इस माह मिलने जा रही है। ये हाइलाइटिंग्स पॉइंट होंगे इस राशि के। एक तो नौकरी का मिलना, शेयर मार्केट में लाभ की परिस्थितियां, ये दो हाइलाइटिंग्स पॉइंट होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी संयोग इस माह आपकी राशि में बन रहा है, ये भी एक प्रकार का हाइलाइटिंग्स पॉइंट है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का संयोग बनेगा, आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हुए तो आपको निश्चित रूप से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी जानकारियां आपकी राशि के अंतर्गत थी जो मैंने देने का प्रयास किया है। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज कॉल कर सकते हैं। राशि आप नंबर पूरा यहां पर दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें इस महीने का उपाय क्या हो सकता है, एक बृहस्पतिवार को 5 केले, 5 बेसन के लड्डू, 5 हल्दी की गांठ और किशमिश, ये सब ले जा करके किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। पूरा महीना बड़ा सुंदर जाएगा। ठीक है, ये विशेष उपाय है आपके लिए। चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। व्यापार चलाना आज के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन यदि परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो, ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो हमारा व्यापार खराब हो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो कैसे आप अपने व्यापार को और उन्नति पर पहुंचाएं, कैसे अपने व्यापार को और अच्छा बनाएं, ये सुंदर उपाय आपको बता रहा हूं। 5 गांठ हल्दी के लेकर के, 5 गांठ हल्दी को लेकर के पीले कपड़े में बांध करके, और जहां आपका व्यापार चल रहा है अपने गले के अंतर्गत इसको बृहस्पतिवार को उठा करके रख लीजिए, या जिस बिस्तर पे सोते हैं उसके सिरहाने के नीचे उठा करके रख लीजिए। आप देखिएगा आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करना प्रारंभ कर देगा। परमात्मा आपको सुखी रखें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। बात करें अगर दांपत्य जीवन को लेकर के, शायद बहुत सारी पीड़ाएं पैदा हो रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, लेकिन परमात्मा ने बहुत सारे उपाय भी दिए हैं जो आपके दांपत्य जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कैसे बनाएं दांपत्य जीवन को मधुर, बड़ा छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं, आप इसको कर लीजिए, आपका दांपत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। प्रतिदिन रात्रि को सोते समय अपने घर के अंदर गाय के घी का एक दिया, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे के अंदर गाय के घी का दिया एक उठा करके जला दीजिए। आप देखिए, सिर्फ बहुत दिन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 21 दिन के अंतर्गत पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो जाएंगे, दांपत्य जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। आप प्रसन्न रहें, यही शुभकामना है। जय श्री राम। प्रेम संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शास्त्र भी कहता है कि परमात्मा को प्रेम प्रिय है, लेकिन आज की परिस्थिति में प्रेम में बहुत बिखराव उत्पन्न हो रहा है। तो अपने रूठे हुए प्रेमी प्रेमिका को कैसे मनाएं, प्रेम संबंध को और मधुर कैसे बनाएं, क्या करना है उसके लिए आपको पीले चंदन से बेल के पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखना है। तीनों पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिख करके और ऐसे 7 पत्ते भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। आप चमत्कार देखेंगे, भगवान शिव कृपा से आपका प्रेमी प्रेमिका आपको वापस मिल जाएंगे। जय श्री राम। कन्या की शादी को लेकर के बहुत लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे शादी बहुत जल्दी हो जाए और रिश्ता जो आ रहा है वो तय हो जाए। बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं। बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में आपको थोड़ी सी हल्दी डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ी हल्दी डालना है, थोड़ा सा घी डालना है और थोड़ा मुलैठी डालना है। कोई भी कन्या जिसकी शादी नहीं हो रही है, इसको नियमित रूप से 7 बृहस्पतिवार कर ले, निश्चित ही शादी तय हो जाएगी, परमात्मा का आशीर्वाद बन जाएगा। चलिए, जय श्री राम। भूत प्रेत को लेकर के देखा जाए तो लोग बहुत परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण लोग इस ओझा के पास, उनके पास लेकर के जाते हैं, लेकिन भूत प्रेत की समस्या खत्म ही नहीं होती है सब कुछ। हो सकता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं जानते हो, लेकिन होता सब कुछ है। तो भूत प्रेत कैसे उतारें? लहसुन सभी के घर में पाया जाता है। लहसुन की 7 कलियां ले लें, पीले धागे में पिरो करके, और जिस व्यक्ति को भूत प्रेत की समस्या है उसके गले में उठा करके धारण करा दें, उसकी भूत प्रेत की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और वो परेशान नहीं होगा या नहीं होगी। तो इस उपाय को करके देखें, लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम। अगर देखा जाए बुखार को लेकर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। कई बार बहुत डॉक्टर को दिखाने के बाद, बहुत इलाज कराने के बाद शरीर का जो बुखार है वो उतरता ही नहीं है और बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या करें जिससे बुखार बहुत जल्दी उतर जाए? पहले के वैद्यों के पास एलोपैथिक मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, कुछ औषधियों से आपका इलाज किया करते थे। अपामार्गा की जड़ रविवार के दिन उखाड़ करके लाएं और रोगी के गले में उठा करके धारण करा दें। अपामार्गा की जड़ रविवार को उखाड़ करके लाएं और एक धागे के अंदर पिरो करके रोगी के गले में उठा करके पहना दें। निश्चित रूप से आप देखेंगे बहुत जल्दी उसका बुखार उतर जाएगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
प्रेगनेंसी के टाइम खास करके अगर देखा जाए तो महिलाएं बहुत परेशान होती हैं और उसके लिए बहुत सारा मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पहले हमारे जो आयुर्वेदाचार्य होते थे उन्होंने बहुत सारी औषधियों का ऐसा वर्णन किया है जिससे बहुत कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो जिनको प्रेगनेंसी के टाइम बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नीम की जड़ का पतला सिरा लेकर के आए, नीम की जड़ का पतला सिरा लेकर के आए और काले धागे में लपेट करके और उसको कमर के अंदर बांध लें। इसमें जब प्रेगनेंसी के कारण जो दर्द है उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी और परमात्मा के आशीर्वाद से आपका जो शिशु है वो भी स्वस्थ पैदा होगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। नींद आने की समस्या से देखा जाए तो बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन खा करके सोते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। कैसे आए अच्छी नींद, कैसे आए? तो उसके लिए बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं। काक जंघा की जड़ ले आए। काक जंघा एक वृक्ष होता है। काक जंघा की जड़ ला करके उसका पतला सिरा काला धागे में लपेट करके या तो अपने सर में बांध लें या अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। आपको नींद की गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे करके आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। परमात्मा का आशीर्वाद बना रहेगा। आप प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वप्न दोष एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर के कई लोग बहुत परेशान रहते हैं और ये प्रॉब्लम इस प्रकार की है, ना किसी से कह पाते हैं और ना इसका जल्दी इलाज हो पाता है। तो एक आयुर्वेद में बड़ा सुंदर उपचार है जिसको करके आप लाभ ले सकते हैं। काले धतूरे की बीज, काला धतूरा मिल जाता है, काले धतूरे की बीज को ताबीज में डाल करके और गले के अंदर धारण कर लें। काले कच्चे धागे में डाल करके ताबीज में डालें, काले कच्चे धागे में डालें और डोरे में बांध करके स्पेशली कमर के अंदर बांधना है आपको। तो आपके स्वप्न दोष की समस्या आप देखेंगे स्वतः दूर हो जाएगी। आप प्रसन्न रहेंगे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रेम संबंध होता है लेकिन रिश्ते टूट जाया करते हैं। आजकल की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं, तनावपूर्ण परिस्थितियां हो गई हैं। तो यदि किसी का रिश्ता टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत क्या करना चाहिए? श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इस चौपाई का श्रद्धा पूर्वक माता पार्वती का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए 11 बार रोज कर लीजिए। आप देखिएगा 11 दिन के अंदर आपके रिश्ते में दोबारा मधुरता उत्पन्न हो जाएगी। संतान को लेकर के आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है और स्पेशली अगर देखा जाए तो मिसकैरेज की समस्या बहुत परेशान करती है। तो जिसको बार बार मिसकैरेज हो रहा है उनको क्या करने की आवश्यकता है? 5 गोमती चक्र आपको लेना है। 5 गोमती चक्र लेना है और 5 गोमती चक्र को लेकर के पीले कपड़े में बांध करके जिस बिस्तर पर आप सोती हैं उसके सिरहाने के नीचे उठा करके रख लीजिए। 41 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और उसके बाद आपको लेकिन करना क्या है? इसको रखने के बाद, इसको रखते वक्त श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी श्रद्धा से जप करना है। आप देखिएगा आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे इंटरव्यू देते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो हर बार इंटरव्यू में असफलता, हर बार इंटरव्यू में सफलता, और ऐसा देख देख करके उनका खुद पर से जो भरोसा है, खुद पर से जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे आपका इंटरव्यू में सफलता मिल जाए? धनिया, साबुत धनिया बहुत आसानी से मिल जाती है। साबुत धनिया ले लीजिए और एक हरे कपड़े के अंतर्गत साबुत धनिया को बांध करके और जिस बिस्तर पे सोते हैं उसके सिरहाने के नीचे उठा करके रख लीजिए। जिस दिन इंटरव्यू हो उससे एक दिन पहले उठा करके रखिए। अगले दिन आप इंटरव्यू पर जाने से पहले वो पैकेट उठा करके घर के मंदिर में भगवान को चढ़ा करके जाइए और प्रार्थना करके जाइए कि प्रभु आपकी कृपा से आज मुझे सफलता मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एजुकेशन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका श्री रामचरितमानस की वो सुंदर चौपाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। श्रद्धा पूर्वक इस चौपाई का 5 बार रोज अपने बच्चे से पाठ कराना शुरू करा दीजिए। कितना भी मंद बुद्धि बालक है, कितना भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप देखेंगे चाहे वो बालक है बालिका है, उसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन कई सारे बच्चे बहुत प्रयास करते हैं लेकिन करने के बाद भी चीजें याद नहीं होती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते। आखिर क्या उपाय करें जिससे उनका एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाए? करना क्या है आपको?
पीने के पानी के अंदर गंगा जल डालना है, पीने के पानी में गंगा जल डालना है और 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके अपने बच्चे को प्रतिदिन सुबह पीने के लिए देना है। आप देखिएगा इससे आपके बच्चे के अंदर इतना सुंदर परिवर्तन आएगा और इतना जल्दी परिवर्तन आएगा कि परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी और आपके बच्चे का एजुकेशन बेहतर हो जाएगा। जय श्री राम। आजकल लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं प्राप्त हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, कार्य करते करते परेशान हो गए हैं। इवन कई बार तो प्रमोशन मिलना छोड़ करके नौकरियां छूट जाती है। आखिर कैसे आपको प्रमोशन प्राप्त हो, उसका रास्ता क्या हो सकता है? बड़ा सुंदर रास्ता बता रहा हूं। गेहूं के 5 दाने लेकर के, ध्यान रखिएगा, गेहूं के 5 दाने लेकर के और लाल कपड़े में बांध करके और अपने सिरहाने के नीचे भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए रख लीजिए। निश्चित रूप से आपका प्रमोशन अगली बार होगा ही होगा। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहेगी। बहुत सारे लोग प्रेम संबंध में बहुत धोखा खाते हैं। यदि आप भी प्रेम संबंध में धोखा खाए हुए हैं तो यह उपाय आपके लिए रामबाण कार्य करेगा। क्या करना है? 7 लाल फूल लेना है, 7 लाल फूल, कोई भी लाल फूल ले सकते हैं और ले जाकर के शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद दुर्गा जी के चरणों में 7 शुक्रवार अर्पण कर दीजिए। एक तो आपका जो भी प्रेमी प्रेमिका है निश्चित रूप से वापस आएंगे और उसके बाद आपका संबंध सदैव मधुर बना रहेगा, कभी रूठेंगे नहीं। यह सुंदर उपाय है, करके देखिए, लाभ प्राप्त होगा। जय श्री राम। कई बार स्वास्थ्य को लेकर के लोग बहुत परेशान रखते हैं, बहुत सारा इलाज करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो परिस्थिति है वो बेहतर नहीं होती है। आखिर ऐसा क्या करें जिससे स्वास्थ्य की जो परिस्थितियां हैं वो आपकी बेहतर हो जाएं? क्या करना है? आपको शहद लेना है और हर सोमवार को नहाने के पानी में आपको शहद डाल लेना है। नहाने के पानी में हर सोमवार को शहद डालना है। 7 सोमवार शहद डाल करके स्नान कर लेंगे। परमात्मा के आशीर्वाद से आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आपका जो शरीर का रोग है वो दूर हो जाएगा। अगर आप किसी यात्रा में, कई बार ऐसा होता है कि हम महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते हैं और यात्रा में जाते वक्त ये सोच के जाते हैं कि परमात्मा आज कुछ कृपा करें, आपके कार्य में आपको सफलता मिल जाए। तो कैसे वो सफलता आपको प्राप्त हो सकती है? राई के दाने ले लीजिए। ध्यान रखिए, राई बड़ी आसानी से मिल जाती है। राई के दाने लेकर के और काले कपड़े में बांध करके, राई का दाना लीजिए और काले कपड़े में बांधिए और जिस रास्ते पर जा रहे हैं आगे जाकर के जो भी चौराहा मिले उस चौराहे पर वो पुड़िया फेंक करके चले जाइए। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं निश्चित ही उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। एक विषय उठता है, बहुत बार ये चर्चा का विषय रहा है कि व्यक्ति को क्या मृत्यु की सूचना पहले प्राप्त होती है या नहीं होती है। मृत्यु जब होने वाली होती है तो क्या मृत्यु से पहले व्यक्ति को आभास होता है या नहीं होता? इसको लेकर के बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारा ऐसा वर्णन आया है कि मृत्यु से 24 घंटे पहले इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है, या मृत्यु से 24 घंटे पहले या 6 घंटे पहले या 8 घंटे पहले उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने वैसा कहा था। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसी चर्चा रही कि उन्होंने अपने मृत्यु से इतने दिन पहले ये चीज़ें बता दिया था, अपने मृत्यु के समय से पहले ये सारी चीज़ें बता दी थी, इस प्रकार का बता दिया था। तो ये बहुत सारी चर्चाएं उठी हैं कि मृत्यु से पहले बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने मृत्यु के समय को नज़दीक आने पर यह बताया है कि मृत्यु होने वाली इस दिन होगी, इस तिथि में होगी। उन्होंने अपने खुद के मृत्यु को लेकर के कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किया है, खुद के मृत्यु को लेकर के उन्होंने पहले जानकारी दी है। तो क्या किसी व्यक्ति को मृत्यु से पहले यह सूचना प्राप्त हो जाती है? और अगर ऐसा हो जाए तो शायद लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके पीछे की जो सारी जानकारियां हैं वो रह गई। एक तो मैंने कार्यक्रम ऐसा एक बार एक न्यूज़ सुनने में आया था, कोई व्यक्ति था, बहुत बड़ा आदमी, और वो कहीं का था, वो इंडिया ही शायद या किसी इंडिया ही घूमने आया था और उसके अकाउंट में आई थिंक 600 करोड़ रुपए या कुछ रुपए ऐसे थे। बैंक का पासवर्ड सिर्फ उसी को पता था, या अपने उसका सिस्टम का जो पासवर्ड था वो उसी को सब कुछ पता था। और वहाँ का नियम था कि अगर पासवर्ड नहीं पता चलेगा तो उसका धन उसकी पत्नी को नहीं प्राप्त हो सकता। नॉमिनी उसने शायद बना नहीं रखा था और उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, इंडिया ही आई थिंक घूमने आया था और उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया और उसकी सारी संपत्ति कहीं ना कहीं बैंक के द्वारा जब्त कर ली गई या सरकार, कुछ ऐसा हुआ था, मैंने एक बार न्यूज़ सुना था।
तो मृत्यु से पहले अगर सूचना मिल जाए तो कम से कम आदमी, टाला तो मृत्यु को जाना असंभव है, राजा परीक्षित नहीं टाल पाए, तो हम लोग क्या टाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बहुत सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्या मृत्यु से पहले कुछ सूचना मिलती है? शास्त्र कहता है कि हाँ, निश्चित रूप से मिलती है। तभी तो ऋषि मुनि लोग या बाकी जो लोग थे वो अपने मृत्यु को लेकर के पहले बता दिया करते थे। क्या सूचना प्राप्त होती है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जनरली आप जब अपनी आंख से देखेंगे सामने की तरफ, तो आपकी जो ये नासिका है ये आपको खुद की नजर आती होगी, ठीक है। जब आप आंख से देखेंगे तो आपकी जो नासिका है वो नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु से 6 माह पूर्व आपको आपकी नासिका जो आगे की है वो आपकी आंख से नजर आना बंद हो जाती है। ये 6 माह पूर्व ये सूचना आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। दूसरी सूचना, जब भी आप कहीं पैर रखते हैं, वैसे अब तो ये मेट्रो सिटीज में तो ये चीजें नहीं रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नंगे पांव चलते थे, तो जब धूल इत्यादि में उनका पैर पड़ता था तो पैर के पद चिन्ह बन जाया करते थे। जब भी किसी की मृत्यु होने वाली हो तो 6 माह पूर्व उसका जो पद चिन्ह है वो खंडित होता हुआ दिखता है, या तो बनता नहीं है, और बनता है तो बीच में वो कटा हुआ खंडित होता हुआ दिखता है। ये मृत्यु की दूसरी सूचना है। तीसरी सूचना, जब भी आप देखेंगे, आप दिन में चलेंगे तो सूर्य की किरण के साथ आपकी जो परछाई है, जिसको परछाई कहा जाता है, जो प्रतिबिंब है आपका, वो कहीं ना कहीं नजर आता है, जिसको शैडो भी कहते हैं, वो नजर आता है। मृत्यु से 6 माह पूर्व आपका जो शैडो है वो खंडित दिखता है, उसमें सर नहीं दिखेगा आपके शैडो में। ये एक महत्वपूर्ण सूचना होती है। तो ऐसी 3 जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती है। और उसके साथ स्वप्न में आपको प्रेत आपको पकड़ करके रखे, अगर ऐसा स्वप्न आता है तो ऐसे कंडीशन में ये निश्चित रूप से है कि ये मृत्यु की सूचना है। बहुत जल्द 6 माह का करीब करीब मृत्यु का समय इसको निर्धारित करता है। स्वप्न में अपने आप को गधे या भैंसे पर बैठ करके दक्षिण की तरफ जाते हुए देखना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में मृत्यु की सूचना है। तो ये बहुत सारी सूचनाएं हैं, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। मैं इसको ये नहीं कहता कि नहीं ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन मिलता है तो मुझे लगा कि आप सब तक इस चीज़ को जरूर पहुंचाना चाहिए। कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है। हम निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे। कोई रत्न, रुद्राक्ष इत्यादि, कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी कराना है तो आप संस्था में संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण को लेकर के, मैच मेकिंग को लेकर के, हस्तरेखा, वास्तु इत्यादि को लेकर के भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्रतिदिन मैं लाइव भी आता हूं तो आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। एक चर्चा हमेशा बनी रहती है, जनरली कई बार हमारे सिर के ऊपर पंछी इत्यादि बैठ जाते हैं। अगर सिर पे पंछियों का बैठना शुभ होता है या अशुभ होता है? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ऐसा प्रसंग का वर्णन आता है कि जब रावण युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, जब रावण युद्ध के लिए निकला है, तो ऐसा वर्णन आता है कि उसके सर पर मतलब कौवा आकर के या गिद्ध आकर के बैठ जाए तो ये एक बहुत बड़ा संयोग माना जाता है। जनरली पंछियों में भी कौए को एक विशेष रूप से शुभ या अशुभ की दृष्टि पर देखा जाता है। तो क्या कौए का बैठना सिर पर शुभ होता है या अशुभ होता है? मुझे लगा कि इसकी जानकारी आप सबको जरूर देना चाहिए। तो आज एक कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौए का या किसी पंछी का आपके शरीर पर बैठना शुभ होता है, आपके सिर पर बैठना शुभ होता है या अशुभ होता है। तो यदि कोई और पक्षी आपके सिर पर आकर के बैठ जाए, कोई चिड़िया बैठ जाए, कोई तोता बैठ जाए, तो ये जनरली अशुभ नहीं माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में शुभ संकेत, एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जाता है। लेकिन यदि गिद्ध आकर के आपके सिर पर बैठ जाए या जनरली उसकी हवा लग जाए या उसके पैर का कोई अंग लग जाए तो ये बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। करीब करीब मृत्यु की सूचना इस प्रकार से प्राप्त होती है। यदि कोई कौवा आपके सिर पर आकर बैठ जाए और स्पेशली मंगलवार का दिन हो या रविवार का दिन हो तो ये बहुत अशुभ की सूचना देता है। इसकी शुभता के लिए भगवान शिव की आराधना, सतनाजा का दान इत्यादि आपको तुरंत करना चाहिए और धार्मिक पुराणों का अध्ययन तुरंत करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि आपको जरूर करना चाहिए। चील एक पक्षी होता है, चील यदि आकर के बैठ जाए, इवन चील और गिद्ध की ये परिस्थिति कि यदि वो आपके घर पे भी आकर के बैठ जाएं तो एक बड़ी विपत्ति की सूचना होती है। इसके निवारण हेतु यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि आपको जरूर करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए,
दान इत्यादि करना चाहिए ताकि विपत्तियां ना आए। चलिए और कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आएंगे और भी जानकारी आपको देंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करके प्लीज रखिए। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। कई बार कुछ ऐसी अप्रत्याशित चीजें हमारे जीवन में हमें नजर आती हैं जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे जिनको लेकर के एक शकुन का उन्होंने विचार किया था कि ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। कई बार स्वास्थ्य में अचानक बड़ी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ जाती है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, क्या परमात्मा हमें उससे पहले संकेत देता है कि आपके ऊपर कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है? क्या परमात्मा इसका संकेत देता है? तो परमात्मा प्रत्येक चीज का संकेत हमें देता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई संकेत नहीं है जिसको परमात्मा हमें ना प्रदान करे। हम उस संकेत को समझें या ना समझें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उस संकेत में एक सबसे बड़ा संकेत आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा संकेत दिखे तो सावधान हो जाइए, कोई बड़ी विपत्ति या बड़ी बीमारी आपके ऊपर निश्चित रूप से आने वाली है। और वो संकेत कौन सा है? रात्रि के समय कौए का दिखना। अगर रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद आपको कौवा दिख जाता है, जनरली आप नोट करके देखिएगा, आपको रात में कौवा कभी दिखेगा नहीं। लेकिन यदि रात्रि में सूर्यास्त के बाद आपको कौवा नजर आता है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आने वाली है। तो ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। मैंने इसलिए ये जानकारी दिया कि ताकि जो हमारा पुरातन साइंस है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था, उसको हम यहां पर जीवित रख पाए। चलिए, और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चैनल को फॉलो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें। कोई रत्न प्राप्त करना है, कोई रुद्राक्ष प्राप्त करना है, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम के अंतर्गत। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है कि हम सभी के अंतर्गत, शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हर व्यक्ति के अंतर्गत परमात्मा व्याप्त है। ये आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि आत्मा के अंदर ही परमात्मा का निवास है। ये सभी लोग आपस में हम चर्चा करते हैं। आखिर जब हमारे अंदर परमात्मा निवास करता है तो हमारे जीवन में जब भी कोई विपत्ति आने वाला हो या जब भी कोई मुश्किल समय आने वाला हो या अच्छा समय आने वाला हो, तो क्या हमें उसकी सूचना नहीं मिलती होगी? निश्चित रूप से यदि परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है तो उसकी सूचना देता भी होगा। और आप लोग देखते भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ये स्वप्न मैंने पहले ही देखा था। जैसे आप सुंदरकांड को उठा करके देखेंगे तो भगवान हनुमान जी जब लंका जलाने जाते हैं, उसके बाद उससे पहले ही त्रिजटा जो है वो सभी को बताती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी और जात उधान सेना सब हमारी। उसने सपने में मैंने देखा कि एक बानर ने आकर के लंका जलाया, जाते हुए सेना का वध किया। खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, खर कहते हैं गधे को, कहते हैं, वो कहती है कि खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, रावण नंगा होकर के भैंसे पर गधे पर बैठ, खर आरूढ़ नगन दस्सीसा मुंडित सिर खंडित भुजबीशा, उसकी भुजाएं कटी हुई हैं और सिर जो है वो खंडित हो गए और दक्षिण की तरफ जा रहा है। इस प्रकार जो है वो चर्चा करती है। इस पर बहुत लंबा चर्चा नहीं करूंगा। तो जो हमारी अंतर आत्मा है वो हमारे जीवन में कुछ भी जब बुरा होने वाला होता है तो उसकी पहले सूचना देती है और ये कहती है कि आप परमात्मा की तरफ अपने आप को झुका लें, परमात्मा की शरण में जाएं ताकि आप इस समस्या को दूर कर पाएं। हम लोग इसको नहीं पहचान पाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सूचनाएं हमें कैसे प्राप्त होती हैं जिनको हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अमंगल की सूचना हमारे अंदर हमें कैसे प्राप्त होती है इसको जानते हैं, पशु पक्षियों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पशु पक्षियों के द्वारा हमें अमंगल और मंगल दोनों प्रकार की सूचनाएं निश्चित रूप से प्राप्त होती हैं। अगर कोई अचानक ऐसा पक्षी दिखे जो आपको कभी नहीं दिखा हो तो निश्चित रूप से उसके मंगल और अमंगल दोनों प्रकार की सूचनाएं देने का संयोग होता है। स्वप्न के माध्यम से आपको निश्चित रूप से मंगल और अमंगल की जो सूचना है वो प्राप्त होती है। उसके साथ कैसे सूचना मिलती है? पशु पक्षियों के द्वारा।
मानसिक सूचना स्वप्न के द्वारा और उसके साथ अंग लक्षण के द्वारा। हमारे अंग भी मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में आप लोगों से चर्चा किया है, अंग लक्षण को लेकर के कहा भी जाता है कि ये अंग फड़क रहा है तो इस प्रकार की परिस्थितियां होगी, ये अंग फड़क रहा है तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी। जनरली आपके जब धन का व्यय होने वाला हो तो आपकी बाईं हथेली जो है, पुरुष की बाईं हथेली में अगर खुजली हो तो इसका मतलब धन जाने वाला है, दाईं हथेली में खुजली हो तो मतलब धन का आगमन होने वाला है। पुरुष का बायां अंग फड़के तो कुछ नुकसान होने वाला है, दायां अंग फड़के तो कुछ बेहतर होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। हम कुछ अच्छी सूचनाएं आपके लिए लेकर के आएंगे। आप लोग इस कार्यक्रम में बने रहिएगा और चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब प्लीज जरूर करके रखिएगा, शेयर करते रहिएगा। तो आपके लिए और कुछ महत्वपूर्ण सूचना लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, आप उसको जान पाएंगे। चलिए यहां पर कार्यक्रम को विराम देता हूं, नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने मिलूंगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमारे यहाँ एक बहुत विडंबना और बड़ी बातें उठती हैं कि आखिर जब भी किसी की राशिफल की बात की जाती है या किसी भी विषय की बात की जाती है तो कहते हैं कि साहब नाम राशि से देखें कि डेट ऑफ बर्थ वाली राशि से देखें। आखिर देखें किससे? नाम राशि से देखें या डेट ऑफ बर्थ वाली राशि से देखें? दोनों में आखिर देखा कौन सा जाए? ये बहुत हर व्यक्ति के दिमाग में इस प्रकार की चर्चा उठती है कि आखिर मैं दोनों में से कौन सी राशि को देखूं। और सच्चाई भी है कि नाम से किसी का नाम कुछ और है, नाम राशि कुछ और है और जन्म तारीख से राशि कुछ और है। तो अब वो क्या करे, किसको देखे, इसको लेकर के बड़ी सारी चर्चाएं उठती हैं। और क्लियरिटी अगर देखा जाए तो कहीं भी इसकी प्राप्त नहीं होती है। मुझसे भी कई लोगों ने इस बात की चर्चा की कि साहब मेरी नाम से ये राशि बनती है, डेट ऑफ बर्थ से ये राशि बनती है, तो आखिर मैं अपने कौन से राशि को चेक करूं। हमने इस पर बहुत सारे शास्त्रों में ढूंढने का प्रयास किया। बहुत कम ऐसी पुस्तकें ज्योतिष के अंदर प्राप्त हुई जहां पर यह क्लियरिफाई हुआ, जहां पर यह क्लियर हुआ कि कहां पर नाम राशि से देखा जाए और कहां पर जो है वो जन्म राशि से देखा जाए। फिर हमने, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था और इस पर देखने की आवश्यकता थी, तो हमने कुछ जगह ढूंढ करके जब हमें एक जगह प्राप्त हुआ कि कहां पर किस चीज को प्रयोग किया जाए, शास्त्र क्या प्रमाण देता है, तो हमने कहा कि आपको भी इस चीज को बताया जाए। तो आइए मैं उस श्लोक को बाकायदा आपको पढ़ करके बताता हूं कि कहां पर किस राशि को देखा जाए, आपकी भी भ्रांति दूर हो जाए कि कब आपको अपने नाम राशि को देखना चाहिए और कब जो जन्म तारीख से राशि बनती है उसको देखना चाहिए। शास्त्र कहता है विवाहे सर्व मांगल्ये, ठीक है, विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रादो गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयते। किसमें? विवाहे, विवाह के अंतर्गत आपको जब शादी की बात हो तो नाम राशि से नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां हो रही हैं, लोग नाम राशि से शादी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि विवाहे सर्व मांगल्ये, किसी भी मांगलिक कार्य को लेकर के, आप मुंडन संस्कार कर रहे हैं, आप विवाह कर रहे हैं, आप यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं, आप संतान को लेकर के चिंतन कर रहे हैं, विवाहे सर्व मांगल्ये, किसी भी मांगलिक कार्य में आपको नाम राशि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहां पर जन्म राशि का ही प्रयोग करना चाहिए। तो विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रादो गृह गोचरे, यात्रा के समय, जब भी आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, तो आपको नाम राशि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जन्म राशि से अपने लिए शुभ है या अशुभ है इसको चेक करना चाहिए। यात्रा दो ग्रह गोचरे, जो आप लोग मासिक राशि फल को देखते हैं, ग्रह गोचर कहते हैं उसको, जो आप लोग मासिक राशि फल को देखते हैं, जो हर वर्ष आपको राशि फल प्रोवाइड कराते हैं या जो हर माह आपको राशि फल प्रोवाइड कराते हैं, इसको लेकर के किसको? तो कहते हैं यात्रा दो ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम, यानी जन्म की जो राशि है, जो डेट ऑफ बर्थ से राशि है, उसको प्रधानता दी जानी चाहिए। जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयते, ठीक है। यहां पर नाम राशि से आपको बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, सिर्फ जन्म राशि से ही आपको विचार करना चाहिए, यह शास्त्र का नियम है। तो आखिर नाम राशि का विचार कहां करना चाहिए या नाम राशि का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, नाम राशि का भी प्रयोग करना चाहिए। वो कहां पर करना चाहिए, यह भी जानकारी देना आपको बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं? देशे ग्रामे गृहे युद्धे, ठीक है। जैसे आपको कंट्री प्रयोग करना है,
आप भारत में रहते हैं, आपको किसी और कंट्री में जाना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है, आपको अपना प्रदेश चेंज करना है। वो देश मेरे लिए अनुकूल होगा या नहीं होगा, वो प्रदेश मेरे लिए अनुकूल होगा या नहीं होगा, वो डिस्ट्रिक्ट मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, वो कॉलोनी मेरे लिए शुभ होगी या नहीं होगी। तो क्या देशे ग्रामे गृह युद्धे, आप कोई घर लेने जा रहे हैं, वो घर मेरे लिए अनुकूल होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको नाम राशि प्रयोग करना है। जन्म राशि यहां पर काम नहीं आएगी। देशे ग्रामे गृह युद्धे, आपका कोर्ट में केस है या आपका किसी से लड़ाई झगड़ा है, किसी से बैर भाव है, यहां पर चेक करना है कि अगर जिस व्यक्ति से मेरा बैर भाव है, मेरा लड़ाई झगड़ा है, इससे मैं जय मिलेगा या पराजय मिलेगा, मैं विजयी होऊंगा या मैं पराजय होऊंगा। तो इन सभी के लिए आपको जन्म राशि देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको नाम राशि से विचार करना चाहिए। देशे ग्रामे गृह युद्धे, यहां पर आपको जन्म राशि का प्रयोग नहीं, नाम राशि का प्रयोग करेंगे। सेवा नाम व्यवहार के, ठीक है, किसी की सेवा इत्यादि आप कर रहे हैं, राजनीति में भी विशेष रूप से आपको नाम राशि के प्रयोग की आवश्यकता होती है। व्यवहार के, किससे मेरी शत्रुता होगी, किससे मेरी मित्रता होगी, ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या ये व्यक्ति मेरे लिए गलत है, यहां पर जन्म राशि से चिंतन नहीं करना चाहिए, यहां से नाम राशि से चिंतन करना चाहिए। व्यवहार के प्रधानात्म नाम राशि प्रधानात्म, यहां पर नाम राशि की प्रधानता है। नाम राशि प्रधानात्म जन्म राशि न चिंतयते, यहां पर जन्म राशि का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने विद श्लोक इसलिए प्रमाण दिया है कि आप इसको सही तरीके से समझ पाएं। आज हम बहुत लोगों के पास जाते हैं, 10 प्रकार की बातें, कोई कहता है मैं राशिफल बना रहा हूं, ये तो इसको लेकर के ये करेगा, उसको लेकर के ये करेगा, तुम्हारा नाम ये है तो ये हो जाएगा, ये है ये तो हो जाएगा। अरे साहब, पहले देखिए ढंग से कि नाम से जन्म ग्रह गोचर नहीं देखा जाता है, ग्रह गोचर जन्म की राशि से देखा जाता है। हर चीज का, ज्योतिष इतना छोटा विषय नहीं है, ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है, उसको समझने की आवश्यकता है। समझ पाएंगे तो ही उसका प्रयोग लाभप्रद है, नहीं तो भ्रमित तो पूरी दुनिया हो रही है, और पूरी दुनिया भ्रमित करने के लिए आपको बैठी है। वो कुछ भी अनाप शनाप बोल करके और आपसे आपके सिर्फ पैसे को ठगना चाहती है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत सिर्फ सही चीज को पहचानें और उस दृष्टि से काम करें। यदि कोई अन्य जानकारी चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, प्लीज कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ये सब आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़े रहेंगे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हम प्रतिदिन दिन की शुरुआत करते हैं और प्रतिदिन हम किसी ज्योतिषी से संपर्क कर पाएं, ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई ज्योतिषी प्रतिदिन का हाल हमें बता पाए। जब भी हम किसी संपर्क करते हैं, हमसे भी लोग कॉल करते हैं, तो हम 6 महीने आपका कैसा होगा, साल भर कैसा होगा, अगला महीना कैसा होगा, ये तो सभी लोग बताते हैं। लेकिन प्रतिदिन की आज मेरा दिन कैसा होगा, कल का मेरा दिन कैसा होगा, ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारी दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ये बता सकती हैं कि हमारा आखिर आज का जो दिन है वो किस प्रकार का व्यतीत होने वाला है। हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम था कि हम पहले प्रतिदिन पूजन करते थे, पूजा करके ही घर से, दीपक जला करके घर से जनरली निकलने का नियम है, पूजन करके घर से निकलने का नियम है। अच्छा, बहुत सारी फिल्मों में या बहुत सारे सीरियल में या बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स में आपने चीज़ें देखा होगा कि दीपक बुझ जाए तो उसको अपशकुन माना है, अरे दीपक बुझ गया, कुछ गड़बड़ होने वाला है। किसी भी शुभ कार्य से पहले दिया जलाने का नियम है। कुछ भी शुभ कार्य अगर हमारे धार्मिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा तो दिया सबसे पहले जलाया जाता है। दीपक क्यों रोज पहले जलाया जाता था, दिया का प्रयोग पूजन करते वक्त क्यों आवश्यक है और क्यों उसको जलाया जाता था? दीपक जलाने से आप ये पता कर सकते हैं कि आज का जो मेरा दिन है वो किस प्रकार व्यतीत होगा, अच्छा व्यतीत होगा या बुरा व्यतीत होगा। ये बहुत वाक्य में बहुत एक सटीक ज्योतिष का नियम था जिसको पहले लोग प्रयोग किया करते थे। क्या परिस्थिति थी पहले? बहुत सारे आप पुरातन ज्योतिषियों के पास जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक दिया अपने सामने वो जला करके रखते थे, ऐसा भी उनके साथ नियम था। तो जब भी आप दिया जलाएं, उससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका दिन अच्छा होगा या बुरा होगा। कैसे? आपने दिया जलाया और दिया में तेल होते हुए भी, बत्ती बेहतर होते हुए भी यदि आपका दीपक बुझने की परिस्थिति में हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका दिन अच्छा व्यतीत होने वाला नहीं है। आपको दिन में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। आपने दिया जलाया, ठीक है,
उसकी परिस्थिति कैसी हो रही हो, उसकी लौ कांप रही हो, ऐसे सीधी नहीं जा रही हो, हवा नहीं चल रही है, लेकिन यदि फिर भी उसकी लौ में कंपन हो रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि आपका दिन बेहतर नहीं होने वाला है, आपका दिन आज खराब जाने वाला है। आपने दिया जलाया और उसमें से चट चट की आवाज, बहुत बार ऐसा होता है ना कि दीपक जलाते उसमें चट चट की आवाज निकल करके आती है, तो ये आपके दिन में आने वाली काफी सारी समस्याओं की सूचना देता है। आपका दिन बेहतर नहीं होने वाला है। आपने दिया जलाया, उसकी लौ बाईं तरफ की ओर जो है वो जा रही है, तो इस परिस्थिति में आप ये सोच लीजिए कि आपका दिन खराब होने वाला है। तो हम किसी मार्गदर्शक के पास ना जाकर के इन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से भी अपने दिन में होने वाले अच्छे और बुरे परिस्थितियों को जान सकते हैं। यदि परिस्थिति खराब दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि नहीं ये मुझे अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, तो मैं सुंदरकांड की कोई भी चौपाई उठाइए और पढ़ लीजिए, या घर से निकलते वक्त माता पिता को प्रणाम कर लीजिए, परमात्मा को प्रणाम करके और घर से निकलिए, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। तो ऐसे बहुत कार्यक्रम मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। आप मेरे साथ लाइव कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं। लाइव जानने के लिए आप चैनल को फॉलो करके रखें, और उसके साथ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जान सकते हैं, मेल के थ्रू जान सकते हैं। कोई उपाय करना चाहते हैं, कोई रत्न रुद्राक्ष इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। जैसा कि हम शगुन ज्योतिष को लेकर के, शकुन ज्योतिष को लेकर के बहुत कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। हम सभी लोग जनरली हर दिन या हर दूसरे दिन या हर पहले दिन किसी न किसी महत्वपूर्ण कार्य पर घर से बाहर निकलते हैं, और जैसा भी जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हो, तो मैंने पहले भी कार्यक्रम किया, कोई छींक दे तो ऐसा कहा जाता है कि ये कार्य मेरा होगा या नहीं होगा। आपने श्री रामचरितमानस की भी प्रसंग को सुना होगा, जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर चतुरंगिनी सेना लेकर के जाते हैं। जो राम जी के मित्र हैं निषाद राजगुह, उनको इस प्रकार लगता है कि अरे ये तो चतुरंगिनी सेना लेकर के शायद उनको मारने जा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में वो अपनी पूरी सेना लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तभी उनके बाएं तरफ कोई छींक देता है, तो वहाँ एक बूढ़ा रहता, कहता नहीं नहीं, ये लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बाएं तरफ छींक हुई है, कुछ और है, हम गलती करने जा रहे हैं, हमें इनके पास चल करके बात करनी चाहिए। तो ये पुरातन समय से इस प्रकार के शकुन और अपशकुन को लेकर के चर्चाएं होती हैं। आज भी हमारे अगर देखा जाए भारतवर्ष के अंतर्गत, तो बिल्ली अगर रास्ता काट करके चली जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जरूर विचार करते हैं कि नहीं, बिल्ली रास्ता काट गई है, इस कार्य को नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे, और यहां तक कि श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णन है कि ज्वई ज्वई शगुन जानकी होई, अशगुन भयो रामन फरक बाम अंग जन कह देहि। ऐसा लिखा है कि जब हनुमान जी का आगमन हुआ, तो माता जानकी का बायां अंग फड़कने लगा, और उसी प्रकार का जो अंग फड़कने का नियम है वो रावण के साथ हुआ। तो जो शगुन माता जानकी के साथ हो रहा था, अपशगुन रावण के साथ हो रहा था। तो ये शगुन और अपशगुन जो ज्योतिष है, इसको लेकर के हमारे भारतीय शास्त्र के अंतर्गत बहुत ज्यादा वर्णन है। हम जब किसी महत्वपूर्ण कार्य पर घर से निकले, तो हम कैसे समझ पाए कि हम जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, तो आखिर मेरा ये कार्य होगा या नहीं होगा, मेरे साथ इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी। शकुन और अपशकुन आखिर क्या है, क्या हो तो उसको मुझे शुभ संकेत मानना चाहिए कि ये शुभ संकेत है, मेरा कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। जैसे हनुमान जी कहते हैं कि हो ही काज मम हर्ष अभिषेक ही। जब हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, तो कहते हैं अपने यहाँ जो उनके मित्रगण हैं कि मुझे ये कार्य होगा, इसके लिए मुझे शुभ शकुन आ रहे हैं, मेरे मन में हर्ष हो रहा है, मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है, और मुझे पक्का भरोसा है कि ये मेरा कार्य निश्चित रूप से होगा। तो इसको कहते हैं शुभ शकुन। जब आप घर से निकलें तो प्रसन्नता होने को शुभ। तो किसी भी कार्य पर यदि आप जा रहे हैं और आपको रास्ते में, अच्छे कार्य पर आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में हाथी दिख जाए, आपको रास्ते में घोड़ा दिख जाए, आपको रास्ते में बैल दिख जाए, और स्पेशली भैंस या भैंसा दिखे और वो बोलता हुआ दिखे, ध्यान रखिएगा। हाथी घोड़े बैल का सिर्फ दिखना शुभ शकुन है, लेकिन यदि भैंस या
भैंसा आपको दिख रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप ये सोच सकते हैं भैंसा यदि रास्ते में दिखता है और वो बोलते हुए दिखें तो ये शुभ शकुन है। सिर्फ उनका दिखना शुभ शकुन नहीं माना जाता है, बोलते हुए दिखें। स्त्रियां यदि गीत गाती हुई रास्ते में दिखें, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वहां पर महिलाएं गाना गा रही हों, गीत गा रही हों, तो ये अपने आप में एक शुभ शकुन है, ये एक अपने आप में अच्छा शकुन माना जाता है। कोई कलश लेकर के आती हुई स्त्री आपको रास्ते में मिल जाए तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं निश्चित रूप से आपका वो कार्य पूर्ण होने वाला है। कन्या दिख जाए, कोई बच्ची, जब आप घर से निकले किसी कार्य के लिए तो आपको कोई बच्ची छोटी सी नजर आ जाए तो ये शुभ शकुन है, यानी आपका कार्य निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है। तो क्या है, जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो उस टाइम पर आपको हाथी दिख जाए, आपको घोड़ा दिखे, आपको गाय दिखे, आपको बैल दिखे, भैंसा दिखे जो कि आवाज करते हुए दिखाई दे, कोई बांसुरी का आवाज आपको सुनाई दे। जब घर से आप निकले तो आपको बांसुरी की आवाज कहीं पर सुनाई दे, कहीं ढोलक बजती हुई मृदंग की आवाज सुनाई दे, कहीं पर कीर्तन की आवाज आपको सुनाई दे जाए, स्त्रियां गीत गाती हुई आपको नजर आ जाए, घर से निकलते ही कोई छोटी कन्या आपको नजर आ जाए, उसके साथ दुर्बा घास अगर दिख जाए, कोई आपको बंदर दिख जाए, दीपक दिख जाए, कोई फूलमाला अगर दिखाई दे जाए और या कोई विप्र पुस्तक लेकर के आपके सामने आता हुआ नजर आ जाए, कोई ब्राह्मण आगे मिल जाए जो हाथ में पुस्तक लिए हो या तिलक लगाए हो, तो ये सारे शुभ शकुन हैं। किसी भी कार्य पर जाएंगे और अगर ये चीजें आपको रास्ते में मिलती हैं तो आप नोट करके जाइएगा कि आपका वो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। ये शुभ शकुन कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। हम और कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आएंगे इस प्रकार से। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, फॉलो करके रखिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी प्लीज जरूर कीजिएगा। कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, कोई रत्न चाहिए हो, रुद्राक्ष चाहिए हो, कोई पूजन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करानी हो, कुंडली वास्तु कुछ भी हस्तरेखा आपको दिखाना हो तो नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमने इस समय पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, बहुत एस्ट्रोलॉजरों एस्ट्रोलॉजरों को लैपटॉप लेकर के ज्योतिष करते हुए देखा है। आप सबने देखा है और सभी लोगों को देखते हैं कि बिना लैपटॉप के आपका राशि क्या है, आपका लग्न क्या है, इसी पर प्रेडिक्शन किया जाता है। हाँ, हम लोग भी उसको ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी उस पर काम करते हैं। खैर, सौभाग्य रहा कि पहले समय में हमें बिना इसके भी कुंडली इत्यादि बनाने का सौभाग्य मिला और हमने उसको बनाया, उस पर काम किया। पहले ज्योतिष शास्त्र ये कहता भी है कि यदि आपने कुंडली बनाना हाथ से नहीं सीखा है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं। अच्छे ज्योतिषी होने के लिए आपको हाथ से कुंडली बनाना आना चाहिए, ये एक विशेष गुण है सभी के लिए। तो हमने उसको कारणवश गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने हमें बताया कि हाथ से कुंडली कैसे बनाते हैं और मेरे गुरु ने मुझे उसको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया और हमने उसको सीखा। और उसके बाद जो एक ज्योतिष में अध्ययन करना था उसको विद्यालय में पढ़ने के बाद भी एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिला और हमने ज्योतिष को अध्ययन किया। अच्छा, जब हम इस बात को सोचते हैं कि ठीक है, लैपटॉप अभी बने हुए कितने दिन हुआ, बहुत कम समय हुआ, बहुत दिन नहीं हुआ। अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, पुरातन समय में जाएं, तो ऐसी परिस्थिति होती थी कि लोगों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर की तो कोई सुविधा ही नहीं हुआ करती थी। इवन अगर मैं पंचांग की बात करूं, आज हमारे पास ये पंचांग है तो पहले लोगों के पास ये पंचांग भी शायद पॉसिबल नहीं होता था, पंचांग भी लोग नहीं रखते थे। तो आखिर वो लोग ज्योतिष कैसे करते थे? आप लोग भी जानते थे कि किसी के पास जा रहे हैं बात करने के लिए तो पंडित जी के पास चले गए, पंडित जी बताया जाए कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये चीज होगा या नहीं होगा, तो पंडित जी शकुन विचार करके, शायद विचारना जनरली गांव इत्यादि क्षेत्रों में कहते थे, तो शकुन विचार कर बता देते थे कि ये कार्य आपका होगा या नहीं होगा। उसी श्रृंखला को मैं वापस लाने का प्रयास कर रहा हूं, उसी ज्योतिष को मैं वापस, और वो सटीक ज्योतिष था, सच्चाई में वही एक सटीक ज्योतिष था जो हमारे लिए बड़ा अच्छा काम करता था। मैं उसको वापस लाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सब तक एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के एक जो ज्योतिष आया हूं, आज के समय में कोर्ट केस जनरली मुझे लग रहा है कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति का कोर्ट में कोई ना कोई काम चलता रहता है, कोर्ट में कोई ना कोई केस चलता रहता है। कोर्ट केस पर जाते वक्त या कोर्ट केस के बारे में बात करते वक्त ये कैसे आप जानें कि ये केस मेरे आज पक्ष में रहेगा या मेरे विपक्ष में रहेगा, मुझे विजय प्राप्त होगी या मुझे अपराजय प्राप्त होगी,
क्या परिस्थितियां होंगी, कैसे जाने, शकुन ज्योतिष इस पर क्या कह सकता है। जनरली ज्योतिष में अगर बात करें तो इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। प्रश्न कुंडली कई जगह इस पर काम कर पाती है, लेकिन साधारण कुंडली इत्यादि से इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जय होगा या पराजय होगा, इस चीज को विजय होगा या पराजय होगा, ये कैसे हम देख सकते हैं। एक साधारण ज्योतिष की बात करूंगा मैं, शकुन ज्योतिष। तो यदि एक बात ध्यान रखिए, जब आप घर से निकले तो आप साधारण अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें और उससे आप क्लियर कर सकते हैं। मैं पक्का बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट में लिख करके भी बताइएगा कि जो मैंने बताया वैसा हुआ आपके साथ या नहीं हुआ, कैसे कह सकते हैं। जब आप घर से निकले, कोई व्यक्ति दाहिना पैर आगे करके खड़ा हो, जनरली ऐसा होता है आपसे कोई बात करने आ रहा है और जब कोई खड़ा होता है तो दोनों पैर सीधा करके खड़ा नहीं होता, जनरली एक पैर आगे पीछे, इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। कोई दाहिना पैर आगे करके खड़ा हो तो ऐसी परिस्थिति में आप जिस केस के लिए जा रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। कोई बायां पैर विपरीत करके खड़ा हुआ है तो असफलता प्राप्त होगी, इसको ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ यदि कोई शस्त्र का संचालन कर रहा है, माना आप कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, आपको कोई व्यक्ति मिल गया जो कोई शस्त्र लेकर के आ रहा है, कोई बंदूक लेकर के आ रहा है, कुछ भी लेकर के आ रहा है, या आप जा रहे हैं वहां पर शस्त्र का कोई संचालन कर रहा है, शस्त्र चला रहा है, कुछ भी कोई प्रैक्टिस कर रहा है, इवन कोई बच्चा कोई गन लेकर के खेलता हुआ, कुछ भी ऐसा अगर दिख रहा है तो ये आपके लिए शुभ शकुन है। इसका मतलब आपको वहां पर विजय की जो है वो प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्र के अंतर्गत वर्णन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को ऐसे रगड़ रहा है या दाहिने हाथ पर कुछ कार्य कर रहा है, दाहिने हाथ से कुछ कर रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह शुभ शकुन है आपके लिए और यह विजय प्राप्ति को दिखाता है। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति आपको वीआईपी, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके सामने कोई वीआईपी व्यक्ति या वीवीआईपी व्यक्ति आ जाता है तो यह आपके लिए शुभ शकुन है, यह आपको सफलता देगा, ये कंफर्म होता है। यदि कोई व्यक्ति बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आप निकलते हैं और आपसे कोई व्यक्ति, चाहे वो जातक हो या जातिका हो, मिलते हैं और हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में मिलते हैं, तो आप ये सोचिए कि जो कार्य आपके लिए असंभव था, नहीं होने वाला था, वो भी कार्य आपका निश्चित रूप से वो आपका कार्य होगा। आप जब घर से निकलें तो आपको लकड़ी जलती हुई कहीं पर दिखे, कोई व्यक्ति लकड़ी जला रहा है और लकड़ी जलती हुई अगर कहीं पर दिखे तो ऐसे परिस्थिति में आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। ये सारे कोर्ट के हर चीज के शुभ शकुन नहीं है, ध्यान रखिएगा, हर चीज का शकुन अलग अलग होता है। तो कोर्ट के ये शुभ शकुन है, ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन है। तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अब उसके साथ मान लेते हैं कि हम इसी कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति व्याकुल स्वर में आता हुआ, कोई बच्चा रोता हुआ आकर के आपसे कोई बात कहे, कोई व्याकुल स्वर में मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा है वैसा, व्याकुल स्वर में कोई आकर के आपसे कोई बात पूछे, कोई परेशान होकर के आपसे रास्ता पूछ ले, या कोई व्यक्ति बायां पर आगे करके खड़ा है, या कोई व्यक्ति हाथों को, बाएं हाथ को रगड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आप ये सोच लीजिए कि आपको इसमें असफलता प्राप्त होगी। तो ये हमारा शकुन ज्योतिष जो है, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि जिसका प्रयोग किया करते थे, मेरा प्रयास रहा कि वो आपके सामने लेकर के आया जाए। और भी ऐसे विषय पर हम कार्यक्रम लेकर के आएंगे, तो आप प्लीज चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और किसी भी प्रकार की जानकारी या कोई उपाय इत्यादि प्राप्त करना है, चाहे वो रत्न है, रुद्राक्ष है, या कोई यज्ञ अनुष्ठान है, पूजन इत्यादि कराना है, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके करा सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में हमेशा अपयश का सामना ही करना पड़ता है, उनको यश प्रसिद्धि प्राप्त ही नहीं होती है, चाहे जितना मेहनत कर लें। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आपको क्या करना है, घर के अंदर या घर के बाहर एक ऐसी वेल लगानी है जो चढ़ती हुई हो, ऊपर चढ़ती हुई वेल लगाएं। इससे आपको यश, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और कोई नीचे लटकती हुई यदि वेल घर के अंदर लगी हो तो उसको काट करके निकाल दें। आप देखिए चमत्कार होगा जीवन में, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। बेसमेंट जनरली वास्तु दोष के लिए बेहतर नहीं माना जाता है, वास्तु बेसमेंट को बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। आपने यदि बेसमेंट बनाया है, ईशान कोण को छोड़ करके बाकी किसी भी कोण में यदि आपका बेसमेंट बना हुआ है तो वो वास्तु दोष से युक्त माना जाता है। उसको दूर करने के लिए, वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, दूधिया रंग का एक बल्ब या दूधिया रंग की एक ट्यूबलाइट लेकर के सदैव बेसमेंट के एंट्रेंस पर जला करके रखिए। आपको वास्तु दोष का कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा
और आप सुख संपन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जय श्री राम। आजकल की परिस्थिति में ऐसा देखा गया है कि लोगों को बुरे स्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुने हैं कि रात में ऐसे ऐसे अजीब अजीब से स्वप्न आते हैं कि नींद नहीं आती है, बहुत परेशान होते हैं। आखिर इसके निवारण के लिए क्या करें? जिस कमरे में आप सोते हैं, तांबे के लोटे में पानी भर के, तांबे के लोटे में पानी भर के थोड़ा गंगा जल डाल करके अगर आप अपने बिस्तर के नीचे रख सकते हैं तो वहां रख लें, नहीं तो जहां पर सोते हैं अपने जिस तरह आपका सिराना है उसके बाएं साइड में उठा करके रखें। बुरे स्वप्न आना बंद हो जाएगा, आप रात्रि में एक चैन की नींद प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। यदि आपके जीवन साथी का अफेयर कहीं और है, आप चाह करके भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे आपके जीवन साथी का जो अफेयर है वो खत्म हो जाए और वो आपके तरफ उनका आकर्षण बढ़े? बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं। 5 कमल गट्टे का बीज ले लीजिए, 5 कमल का बीज ले लीजिए और 5 बेल के पत्ते ले जाकर के माता पार्वती को अर्पण कर दीजिए सोमवार के दिन। ऐसा 5 सोमवार करना है। देखेंगे आपका जो जीवन साथी है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वो आपका जीवन साथी का अट्रैक्शन आपके प्रति होगा, उनका बाहर अफेयर खत्म हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। मेट्रो सिटीज के अंदर बहुत मुश्किल होता है कि आपकी एंट्रेंस जो है वो वास्तु दिशा के अनुकूल हो, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि वास्तु कहता है कि ईशान कोण की एंट्रेंस बेहतर है और आपका पूर्व दिशा की एंट्रेंस बेहतर हो। तो यदि आपका एंट्रेंस प्रतिकूल है तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी का प्रवेश रहे, नेगेटिविटी आपके घर से बाहर रहे? क्या करना है आपको? शंख लेना है, सीप लेना है, समुद्री झाग लेना है और उसके साथ कौड़ी लेना है, तांबा लेना है, लाल कपड़े में बांध करके अपने मेन दरवाजे पर लटका दीजिए। इससे आपकी एंट्रेंस का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा, घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यदि आपके घर में भी गृह कलेश हमेशा बना रहता है, मानसिक अशांति हमेशा बनी रहती है, तनावपूर्ण परिस्थितियां रहती हैं, संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, कैसे इसको ठीक करें? इसको ठीक करने का एक साधारण तरीका है। शास्त्र कहता है कि जब तक परमात्मा का निवास घर के अंदर नहीं हो तब तक घर के अंदर अशांति होती है। तो क्या करना है? एक केले का वृक्ष और एक तुलसी का वृक्ष, 2 पेड़ को लेकर के और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा करके रखें। केले का वृक्ष और तुलसी का वृक्ष। आप देखेंगे आपके घर का जो गृह कलेश रहे वो दूर हो जाएगा और आपके घर में सदैव शांति का वातावरण रहेगा। प्रयोग कीजिए, लाभ लीजिए, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं और बहुत दिन से आपको आपका जो प्रेमी प्रेमिका है वो रूठा हुआ दिख रहा है या दिख रही है, प्रेम संबंध आपके अच्छे नहीं है, ब्रेकअप हो गया, तो क्या करें? धनिया लेकर के, धनिया 50 ग्राम धनिया लेकर के हरे कपड़े में बांध करके भगवान गणेश जी को जाकर के अर्पण कर दें। देखिए आपका रूठा हुआ प्रेमी या प्रेमिका निश्चित रूप से वापस आ जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जनरली बहुत सारे लोग प्लाट खरीदते हैं लेकिन उस पर घर बन ही नहीं पाता, इतना परेशान होते हैं। फैक्ट्री के लिए लिया है या घर बनाने के लिए लिया है लेकिन उस पर पैसा ही इकट्ठा नहीं हो पाता, उसके लिए धन नहीं इकट्ठा हो पाता है। तो ऐसा क्या करें कि आपने जो प्लाट लिया है उस पर आपकी फैक्ट्री या आपका शोरूम या आपका घर बन पाए? बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। उसके लिए आपको क्या करना है? शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष में उसमें अनार का पेड़ लगा दें और उसकी देखभाल अच्छी तरीके से करें। शुक्ल पक्ष में अनार का पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल अच्छे तरीके से करें। देखेंगे देखते ही देखते आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा, धन का आगमन होगा और उस पर आप निश्चिंत होकर के अपना घर, अपनी फैक्ट्री, अपना शोरूम बना पाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जनरली क्या होता है कि हम लोग स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में कई बार अपनों की मृत्यु का स्वप्न आता है। तो क्या अपनों की मृत्यु का स्वप्न सही होता है या गलत होता है? जब भी आप किसी की मृत्यु का स्वप्न देखते हैं और सुबह 4 बजे से पहले देखते हैं तो वो किसी और की मृत्यु होने वाली होती है, जिनको आप सपनों में अपनों के रूप में देखते हैं। जिनके लिए आप स्वप्न देखते हैं उनकी जनरली आयु बढ़ती है, लेकिन अगर 4 बजे के बाद आपने देखा है 4 से 6 के बीच में, तो निश्चित रूप से वो चिंता का विषय होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। आजकल की ऐसी परिस्थिति है कि जब भी घर में कोई आता है उसकी नजर हमारे घर के लिए अच्छी है या बुरी है इसका भरोसा नहीं होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग भी घर को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। जनरली 99.9% घर ऐसे हैं जहां सब कुछ वास्तु के अनुकूल नहीं बना हुआ है। तो घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए और घर में नजर दोष इत्यादि दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सप्ताह में एक बार गूगल लेकर के, कपूर लेकर के और लोहबान लेकर के घर में जला करके उसका धुआं करें। घर का नजर दोष दूर होगा, घर का वास्तु दोष दूर होगा, घर में शांति रहेगी। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जनरली
रसोई का वास्तु दोष व्यक्ति के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है और मेट्रो सिटीज में रसोई को एक सही दिशा में बनाना, आग्नेय कोण में बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो यदि आपकी जो रसोई है वहां पर वास्तु दोष है तो आखिर क्या करें? रसोई के साउथ ईस्ट में यानी आग्नेय कोण में एक बल्ब लगा दें, उठा करके बल्ब लगा दें और उसको सुबह शाम नियमित रूप से जलाएं। आपके रसोई का जो भी वास्तु दोष होगा वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सुख संपन्नता से अपना जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आप हमेशा समस्याओं से ग्रसित रहते हैं तो कैसे उसको दूर करें? अगर समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो एक कांसे के पात्र में लाल चंदन और गंगा जल डाल करके बिस्तर के नीचे उठा करके रख दीजिए। आप देखिए आपकी समस्याएं धीरे धीरे किनारे होने शुरू हो जाएंगी और आपका जीवन सुख समृद्धियों से पूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आखिर घर में संतान बीमार रहती हो, कई बार वास्तु दोष के कारण घर के संतान का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और अगर संतान अस्वस्थ रहती हो तो हमें क्या करना चाहिए जिससे संतान का स्वास्थ्य बेहतर हो? क्या करना है? पीपल को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और गाय को रोटी खिलाएं। रविवार और द्वादशी छोड़ करके पीपल को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, गाय को रोटी खिलाएं। आपके संतान के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। वास्तु दोष के कारण स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें रहती हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। शराब पीना वैसे सदैव हानिकारक होता है, लेकिन शयन कक्ष में बैठ करके शराब पीने से व्यापार की हानि, धन की हानि, मानसिक अशांति सदैव रहता है और स्वास्थ्य सदैव खराब रहता है। तो कभी भी शयन कक्ष में बैठ करके शराब को नहीं पीना चाहिए। जय श्री राम। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि खाना जहां खाते हैं बर्तन वहीं उठा करके रख देते हैं और ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। यदि शयन कक्ष में आप जूठे बर्तन रखते हैं तो उससे आपके घर में धन का नाश होता है और गृहिणी सदैव अस्वस्थ रहती है। तो कभी भी शयन कक्ष के अंतर्गत जूठे बर्तनों को आपको नहीं रखना चाहिए। जय श्री राम। कई बार ऐसा देखा गया कि घर में बहुत सारे गृह कलेश रहते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको शयन कक्ष के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? आपको अपने सोने वाले कमरे में, नहीं तो आपके घर में भी होगा गृह कलेश और आएंगे बुरे सपने। इसमें स्पेशली क्या है? तेल का कनस्तर सोने वाले कक्ष में बिल्कुल ना रखें, इमाम दस्ता नहीं रखें, अंगीठी नहीं रखें। अगर ये चीजें आप रखेंगे तो बुरे स्वप्न आएंगे और घर में गृह कलेश बहुत ज्यादा होगा। जय श्री राम। जनरली बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है तो जो घर की जो एंट्रेंस है वो अंधकार युक्त रहती है। जिस घर की एंट्रेंस पर अंधकार होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का बहुत प्रवेश होता है और उस घर में रोग का हमेशा प्रवेश रहता है, घर में अशांति हमेशा बनी रहती है। तो एंट्री को पॉजिटिव बनाने के लिए, ताकि वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो, आखिर क्या करें? एक तो एंट्री पॉइंट पर आपका लाइट लगा होना चाहिए, एक बल्ब लगा होना चाहिए और हमेशा जलता होना चाहिए। साथ में वहां छोटे छोटे गमले, पौधे उठा करके निश्चित रूप से लगाएं। इससे आपका जो एंट्री का वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का सदैव प्रवेश रहेगा। जय श्री राम।